हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसयू वाले जो भी साथी हैं उनके लिए आज की जो क्लास है ये रामबाण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा जो आपका यूनिट नंबर 7 है इसके जितने भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हैं वो सारे बताऊंगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर पूरे आपको जो है 150 एमसीक्यू भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, यानी कि इस चैप्टर से इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे पूरे वन शॉट में आज आपको यहाँ पर जो है मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि अभी आपकी फीस जो है वो आज सुबह से 299 जो है वो दोबारा से कर दी गई है, लेकिन 10 जुलाई से यहाँ पर जो है आपकी फीस सिर्फ 199 होने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास लास्ट और बहुत ही बेहतर मौका है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट तो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर फ्री में 1 डे रिवीजन बूस्टर बैंक दी जा रही है कि आपको पेपर से पहले पहले जो 15 दिन मिले हैं उनमें इस सभी को जो है बहुत अच्छे से और सबसे कम समय में आप रिवीजन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है 10 जुलाई से आप सभी का यहाँ पर जो है ये ऑफर स्टार्ट होगा। 10 जुलाई को आपको दोबारा से जो है 199 में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा कहाँ से आपको? तो ये मिलेगा आपको एलवी क्लासेस ऐप पर। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो इसे डाउनलोड करके यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, 10 जुलाई से ये फीस जो है आपको 199 हो जाएगी। तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम वाले ऑप्शन में जाना है और वहीं से जाकर इसको जो है वो परचेज कर लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, और हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 7 यानी कि क्रमचय, संचय और यहाँ पर प्रारंभिक प्रायिकता जो आपका सिद्धांत है। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट यानी कि जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसके जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे। देखिए, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर दिया गया फैक्टोरियल एन, वैसे तो मैंने पहले भी बताया। देखिए, जब भी कोई भी फैक्टोरियल दिया गया, फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर फैक्टोरियल हो सकता है इस तरह से लिखा मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल से एक मैं नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 9, मैंने फैक्टोरियल ले लिया 9। अब 9 का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो बस इसी जगह से आपको वापस यानी कि 9 से फिर 8 की तरफ उल्टा गिनती लिखते चले जाना। 9 हो जाएगा, गुणे 8 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा। इस तरह से कहां तक आपको लिखना है? 1 तक, यानी कि 9 का फैक्टोरियल आप निकाल लेंगे। और जरूरी नहीं आप पूरा 1 तक ले जाएं, हो सकता है आप अगर चाहें तो इसको ऐसा लिख दें, 9 आपने इससे बाहर कर दिया, 8 बाहर कर दिया, 7 बाहर कर दिया, उसके बाद आपने लिख दिया इसको फैक्टोरियल 6। मतलब आप चाहे तो पूरा ओपन कर दीजिए इस फैक्टोरियल को, या फिर जहां तक आप ले जाना चाहें उसके बाद वही संख्या आपकी शेष फैक्टोरियल में बच जाएगी। ठीक है, अगर 1 तक आप लिख देंगे तो पूरा फैक्टोरियल हल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल हल करना मैंने पहले भी बताया और ये बेसिक चीज है, ये अब आपको आता होगा। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं। दो विशेष चीजें याद रखेगा, एक आपको फैक्टोरियल 0 का मान याद रखना है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दिया गया है पुनरावृत्ति क्रम गुणित संबंध। जो मैंने आपको फैक्टोरियल निकालना वही बात हुई। देखिए, यहाँ पर फैक्टोरियल n है तो इसने फैक्टोरियल n जब बाहर कर दिया तो उसमें से एक कम हो गया। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टोरियल 9। तो जब आप फैक्टोरियल 9 से 9 बाहर करेंगे तो अंदर फैक्टोरियल में क्या बनेगा? फैक्टोरियल में बचेगा फैक्टोरियल 9 माइनस 1। इसी को तो मैं ऐसा लिख देता हूं, 9 गुणे फैक्टोरियल 8। समझ गए कि नहीं? तो वही चीज है, यहाँ पर जब आप एक संख्या बाहर करेंगे तो उससे कम वाली संख्या हमेशा फैक्टोरियल के अंदर बच जाएगी। आपने 9 बाहर किया तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा? 8। आपने 8 भी बाहर कर दिया तो फैक्टोरियल के अंदर बच जाएगा 7। ठीक है, जितने अंकों तक आप बाहर निकालते जाएंगे उससे कम संख्या उस फैक्टोरियल के अंदर जो हमेशा बचती रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आप सभी को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है आपका जो क्रमचय होता है यानी कि जो परमुटेशन होता है, जो उसका सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? NPR। यहां पर क्रमचय का मतलब होता है कोई चीज अरेंज करना। जहां पर भी परमुटेशन की बात होगी इसका मतलब अरेंज करने से है। अरेंज करने का मतलब व्यवस्थित करना, कोई चीज यहां पर जो है व्यवस्थित करना। तो जहां पर परमुटेशन में हम लोग व्यवस्थित यानी कि अरेंजमेंट सीखेंगे। ठीक है, और जब यही चीज कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो कॉम्बिनेशन में हम लोग सेलेक्ट करना यानी कि वहां पर जो है चुनना सीखते हैं। ठीक है, किसी चीज को यहाँ पर एकत्र करना सीखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है परमुटेशन की, मतलब किसी चीज को व्यवस्थित करने की या फिर अरेंज करने की बात हो रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NPR। ठीक है, तो यहां पर n जो है ये क्या होता है? n जो है यहां पर वस्तुओं की कुल संख्या होती है। मतलब आपके पास 10 वस्तुएं हैं, उन 10 वस्तुओं में उसको आप कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। r यहां पर जो है उसको व्यवस्थित करने के तरीके होते हैं, और n क्या है? ये कुल संख्या होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n, और बट्टे में होता है फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब भी आपको NPR दिया जाए तो इसका यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखेंगे
तो फैक्टोरियल n और बट्टे में सीधे सीधे जो आपका यहाँ पर r लिखा था इसी को आपको घटा देना है, यानी कि n माइनस r, ये आपका आ जाएगा फैक्टोरियल में। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक फार्मूला है, ये याद रखिएगा। n मैंने बता दिया, ये टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और r जो होगा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको अरेंज करना है वो यहाँ पर r हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए सभी वस्तुओं का क्रमचय, यहाँ पर अगर आपको दिया गया है NPN तो इसका मान क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, यानी कि अगर कहीं पर डायरेक्ट लिख दिया जाए 8P8 तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 8। अगर लिख दिया गया 7P7 तो इसका मान कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 7। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फार्मूला नहीं याद है तो भी परेशान मत होइएगा, जो तरीका भी आपको बताया गया वो फार्मूला लगाएंगे तो ये यहाँ पर आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अब ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, पुनरावृत्त की अनुमति के साथ क्रमचय, यानी कि जब यहाँ पर जो चीज आप अरेंज कर रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर जितनी बार पुनरावृत्ति होगी उसको यहाँ पर आप पावर में लिखेंगे हमेशा। ये n तो यहाँ पर टोटल नंबर हो जाएगा, और r जो है यहाँ पर जितनी तरीके से वो अरेंज करना है, जितनी बार उस रिपीट हो रहा है उसको सीधे सीधे पावर में लिख देना है आपको। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगला यहाँ पर है समान वस्तुओं के साथ क्रमचय। तो जब भी यहाँ पर समान वस्तुओं के साथ आप क्रमचय ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो फैक्टोरियल n लिखा है ये तो टोटल नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी वर्ड आपके समान होंगे, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख देता हूं RAAAJ, मैंने एक अक्षर लिख दिया, ऐसे ही RAAJ, तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं 4, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा फैक्टोरियल 4। और बट्टे में जो भी आपके यहाँ पर वर्ड रिपीट होंगे, जैसे ए 2 बार आया तो बट्टे में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए और भी यहाँ पर आर एक और होता तो आर भी 2 बार होता, तो अब यहाँ पर इसके बट्टे में फिर फैक्टोरियल 2 भी हम लोग लिखते। मान लीजिए आर एक और होता तो फैक्टोरियल 3 लिखते। ठीक है, तो ये फार्मूला इस तरीके से आपको यूज करना है। देखिए फार्मूला मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूं अभी आपको, ठीक है, बाकी आप जब अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, फिर कहीं पर आपको रटना नहीं पड़ेगा इनको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सबसे जरूरी फार्मूला है आपका वृत्तीय क्रमचय का, यानी कि अगर दिशा महत्वपूर्ण होने पर, जब भी यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करे, तो यहाँ पर जब आप अरेंज करेंगे, जब भी कोई चीज आप वृत्त के अंदर अरेंज कर रहे हैं कोई चीज, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने एक व्यक्ति को यहाँ पर बैठा दिया ए, यहाँ पर आपने बैठा दिया बी को, यहाँ पर आपने बैठा दिया सी को, तो अब इसमें एक की दिशा यहाँ पर निश्चित करेगी, आप बी को चाहे इधर कर दीजिए चाहे सी को इधर कर दीजिए, लेकिन जब दिशा मैटर करेगी वहां पर तो आप अरेंजमेंट ज्ञात करेंगे। तो सीधे सीधे n-1 फैक्टोरियल, जैसे कि 3 लोग थे तो यहाँ पर आपका 3-1 फैक्टोरियल, बस ये यहाँ पर जो है वृत्त में बैठाने यानी कि वृत्त के अंदर अरेंज करने की संख्या आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लीजिए दिशा यहाँ पर मायने ना रखती हो, तब यही फार्मूला, यानी कि वृत्तीय क्रमचय जब दिशा महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर डज नॉट मैटर, तब यहाँ पर क्या होगा, फिर आपका अरेंजमेंट n-1/2 हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं फूलों की माला, अगर आपके पास एक फूलों की माला है यहाँ पर, तो कोई भी फूल देखिए आप सीधे सीधे यहाँ पर जब फूलों की माला होती है तो यहाँ पर आप इसकी दिशा नहीं बता सकते, कहीं से भी देखिए वो एक तरह का दिखेगा। तो उस तरह के यहाँ पर अगर माला दी गई है फूलों की माला, मोतियों की माला, तो फिर वहां पर जब अरेंजमेंट करेंगे तो फिर ये फार्मूला लगेगा आपका n-1 फैक्टोरियल में और बट्टे 2। फिर आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये विशेष चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा संचय यानी कि कॉम्बिनेशन की। तो संचय के लिए मैंने बताया था यहाँ पर परम्यूटेशन का मतलब होता है कोई चीज अरेंज करना, यानी कि आप व्यवस्थित कर रहे हैं, और यहाँ पर संचय यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कोई चीज सेलेक्ट करना। मतलब आपके पास 10 वस्तुएं हैं और उन 10 वस्तुओं में से कोई भी अगर आपको 5 सेलेक्ट करनी है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 10C5, मतलब 10 में से आपने 5 वस्तुओं को सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये वहां पर क्या होता था P5 होता था, तो P का मतलब वहां पर हम लोगों ने 10 वस्तुओं को 5 तरीके से अरेंज किया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे में यहाँ पर भी फैक्टोरियल n-r जैसे वहां पर होता था, बस केवल इतना याद रखिएगा जब P होता था तो वहां पर ये वाला फैक्टोरियल बट्टे वाला नहीं लगता था, लेकिन C वाले में आपका बट्टे में भी फैक्टोरियल आल रहेगा, बाकी ये सेम वही है जो आपका फैक्टोरियल P वाले में था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों का फार्मूला सेम ही है, बस केवल इसमें आपके बट्टे में भी फैक्टोरियल आर लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक फार्मूला याद रखना है, क्रमचय और संचय के बीच अगर संबंध पूछा जाए, रिलेशन पूछा जाए, तो NPR बराबर होता है NCR गुणे R। आप इसी फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि NPR और बट्टे में आप इसको इधर लिख दीजिए, यानी कि
सी आर बराबर में हो जाएगा फैक्टोरियल आर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ गए। एनपीआर बट्टे में आपका हो जाएगा एनसीआर और बराबर में हो जाएगा फैक्टोरियल आर। आपका जो पहला क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा वो शायद इसी क्वेश्चन पर यहाँ पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरह से भी फार्मूला लिख सकते हैं और इस तरह से भी फार्मूला लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूरक समुच्चय की यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन की, तो याद रखेगा जो एनसीआर होता है ये हमेशा एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। ये याद रखेगा, जब भी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक समुच्चय की बात होगी तो आपका जो एनसीआर होगा वो किसके बराबर होगा, एनसी एन माइनस आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहां पर मैं बात करूंगा पास्कल के नियम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। संचय का योग गुण क्या होता है, एनसीआर प्लस एनसी आर माइनस वन। ध्यान दीजिए यहां पर केवल आर था, इसमें हो गया है आर माइनस वन। बाकी इधर क्या बनेगा फिर, यहां पर ध्यान दीजिए जो एन होता था अब आपका ये बन गया है एन प्लस वन और सी में यहां पर बट्टे में आ गया केवल यानी कि सी आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेगा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर क्या बनेगा, एन प्लस वन सी आर। तो ये फॉर्मूला रट लीजिए बस, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये भी आपका फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए संचय की समानता यानी कि जब दो कॉम्बिनेशन बराबर हों, जैसे कि एनसीएक्स एनसीवाई, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें ये टोटल नंबर दोनों के बराबर हैं लेकिन जो सिलेक्ट किए गए नंबर हैं ये दोनों के अलग अलग हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, x बराबर y, मतलब फिर ये दोनों भी बराबर होंगे। चाहे तो ऐसा लिख दीजिए या फिर आप याद रखिएगा कि जो n बराबर था n बराबर बन जाएगा आपका x प्लस वाई यानी कि इन दोनों का योग। तो ये फॉर्मूला आप दो तरीके से लिख सकते हैं, अगर कॉम्बिनेशन बराबर है तो जो सिलेक्ट की गई संख्याएं हैं x और y इन दोनों का योग बराबर हो जाएगा यहाँ पर, या फिर आप x प्लस वाई बराबर n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो जरूरी फॉर्मूले हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत ज्यादा यहाँ पर बाकी फॉर्मूला नोट्स आप सभी को ऐप में दी गई है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पर आप नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो बेसिक थे सारे वो मैंने रिवाइज करवा दिए हैं आपको। और इसके अलावा याद रखिएगा जब भी यहाँ पर आप फॉर्मूला नोट्स ओपन करेंगे तो जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं, अब यहाँ पर देखिए प्रायिकता की मैं बात करने वाला हूं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है बाकी आपके पास फॉर्मूला नोट्स ऐप में दी गई है, वहां पर जाकर आप इसको कंप्लीट रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टैटिक्स मैथ्स इकोनॉमिक्स सारे मिल जाएंगे। अब देखिए प्रायिकता ज्ञात करने का जो सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला ये है, जब भी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है तो नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई क्या होता है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, एक प्रकार से बोल सकते हैं ये होती है आपकी अनुकूल परिस्थितियां, हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं अनुकूल परिस्थितियां, ठीक है, या फिर अनुकूल यहाँ पर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुकूल परिस्थितियां, इस प्रकार से यहाँ पर जो आप इसको लिख सकते हैं अनुकूल परिस्थितियां और बट्टे में हो जाएंगी कुल परिस्थितियां, ठीक है। तो ये याद रखिएगा अनुकूल परिस्थितियां और बट्टे में हो जाएगा कुल परिस्थितियां, यानी कि यहाँ पर फेवरेबल नंबर और बट्टे में हो जाएगा कुल नंबर, बस इतना याद रखिएगा बस, ठीक है। तो ये प्रायिकता का सबसे जरूरी फॉर्मूला है और यही सबसे ज्यादा आपका यूज भी होने वाला है। बाकी यहाँ पर याद होना चाहिए कि जो प्रायिकता की सीमा होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होती है, मतलब प्रायिकता का जो भी मान आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही मान आएगा। कभी भी अगर 1 से बड़ा मान आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है, क्योंकि प्रायिकता की सीमा क्या है, मतलब प्रायिकता का जो मान आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। P इज इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू 1 निश्चित घटना है और ये 0 जो है वो असंभव घटना होती है, ठीक है। ये याद रखेगा, अगर कहीं पर Pe इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि वो असंभव घटना है। और अगर Pe इज इक्वल टू 1 है तो वो फिर निश्चित घटना हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर श्योर इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए पूरक घटना की प्रायिकता, यानी कि अगर आप किसी भी घटना, देखिए यहाँ पर बार लगाए, ठीक है, कहीं कहीं पर इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है P E डैश करके बराबर में होता है 1 माइनस Pe। पीई का मतलब क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, जब भी कोई घटना घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता। और जब ई डैश या ई बार मिल जाए तो इसका मतलब वो जो है घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। तो कुल मिला के अगर आपको घटना के ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी रहेगी तो उसको सीधे सीधे जो घटना के घटित होने वाली प्रायिकता है उसको 1 से माइनस कर देना है बस, ठीक है। फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सारे मैं रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, बाकी आपके पास फॉर्मूला नोट्स दे दी गई है आप सभी को, वो आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए जो है योग प्रमेय। आप याद रखिएगा जब भी अपवर्जी घटनाओं की बात होगी तो यहाँ पर P A यूनियन B जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपका PA प्लस
पीबी के, मतलब ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता के बराबर होगा। कब? जब यहाँ पर घटनाएं अपवर्जी होंगी, क्योंकि अपवर्जी घटना में जो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है ये आपका हमेशा 0 होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है? 0। कब? जब घटना अपवर्जी होती है, ठीक है, तब आपका फॉर्मूला ये बनेगा। लेकिन अगर घटना अपवर्जी नहीं है मान लो, तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर ध्यान दीजिए क्या बनेगा? पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, और माइनस में यहां लग जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो वहां पर क्या होता था? जब घटना अपवर्जी होती थी तो इसका मान 0 होता था, तो घटना अपवर्जी होने पर ये 0 होने के कारण केवल आपका इतना फार्मूला बचता था। लेकिन जब घटना अपवर्जी नहीं होगी तो इसका मान 0 नहीं होगा, और उस कंडीशन में फिर आपका ये फार्मूला जो है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर दोनों को, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला। आप यही चीज देखिए, 3 कंडीशन के लिए दिया गया, मान लिया 2 के जगह पे 3 अवयव हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बहुत रेयर केस में आएगा, ठीक है। बाकी अब जब न्यूमेरिकल में मिलेगा अभी क्वेश्चन में तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी फॉर्मूला सीट आप सभी के पास है, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, मैं कई बार बता चुका हूं। अब इसके बाद देखिए स्वतंत्र घटनाओं की बात हो रही है। स्वतंत्र घटनाएं अगर होंगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर आपका बनता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अभी मैंने अपवर्जी में क्या बताया था? अपवर्जी में आपको बताया गया था पी ए यूनियन बी बराबर था पी ए प्लस पीबी, ये फार्मूला बताया गया था। देखिए अपवर्जी का मतलब क्या होता है? अपवर्जी का मतलब यहां पर जब घटना ए घटित होगी तो उसका प्रभाव बी पर भी पड़ेगा। मतलब ए के घटित होने से, यानी कि ए के घटित होने से बी पर जो है कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ेगा, तो वो घटना होती है अपवर्जी। लेकिन अगर यहाँ पर ए के घटित होने से बी पर कोई प्रभाव ना पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र घटना, ठीक है, ये याद रखेगा। तो अपवर्जी की कंडीशन में ये फार्मूला लगेगा और स्वतंत्र की घटना में ये फार्मूला लगेगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ बी। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर 3 अवयव दिए गए होते, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, स्वतंत्र घटना होगी तो आप इसको लिखेंगे प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ बी और इंटू हो जाएगा प्रायिकता ऑफ सी। बस 3 की कंडीशन में फिर आपका यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये दिया गया 3 से ज्यादा जितने भी होंगे उसी तरीके से आपको ये यूज करना है। तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। एक ये भी देखिए बहुत पूछा जाता है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी के दिए जाने पर ए की सशर्त प्रायिकता, मतलब आपको मान लीजिए यहाँ पर प्रायिकता बी की दी गई है, बी की प्रायिकता जो है आपको बता दी गई है, ठीक है, कुछ भी दे दिया गया है, और आपसे यहाँ पर जो है प्रायिकता ऑफ ए अपान बी पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला रटने का तरीका सबसे अच्छा है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसका मतलब ये है प्रायिकता ऑफ ए अपान बी, ठीक है, वो ऐसे ही लिख दिया गया। तो ए अपान बी में बटे में क्या है यहाँ पर बी, तो हमेशा यहाँ पर बटे में आएगा, बाकी ये ऊपर यही रहेगा सेम, चाहे आपको ये ज्ञात करना हो या फिर बी अपान ए ज्ञात करना हो। तो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये अंश में आपका हमेशा रहेगा, और बट्टे में आपका जो भी इधर बट्टे में दिखे बी दिखेगा तो बी की प्रायिकता आएगी। अगर मान लीजिए आपको ए दिख रहा है तो ए की प्रायिकता आ जाएगी, जैसे कि ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ पर बी बट्टे ए है तो बट्टे में क्या है ए, ऊपर वही चीज यहाँ पर भी है अंश में प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टे में क्या है प्रायिकता ऑफ ए। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका याद रखेगा कि बट्टे में ए है तो ए की प्रायिकता आएगी, बट्टे में बी होगा तो यहाँ पर बी की प्रायिकता आएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसी फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आप यहां से इसका मान ज्ञात करिए, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो ये आपका कहां पर आ जाएगा? इधर गुणे में, मतलब ये बन जाएगा प्रायिकता ऑफ ए इंटू इधर दिया गया आपको प्रायिकता ऑफ बी अपान ए, तो ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ए अपान बी वाला मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ए अपान बी आ जाएगा, वही फार्मूला ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लिखा गया, जो अभी मैंने बताया वही चीज यहाँ पर ये लिख दी गई है, ठीक है। तो फॉर्मूले आप सभी को लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने बता दिए हैं, बाकी आप लोग फॉर्मूला नोट्स ओपन कर लीजिएगा और वहां से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला नोट्स में सारे फॉर्मूले मैंने दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो जरूरी है वो रिवाइज करवा दिए हैं। अब बाकी जो यहाँ पर हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर कोई अदर फॉर्मूला मिलेगा तो वो मैं डायरेक्ट आपको यहीं पर बता दूंगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो मैंने आप सभी को एमसीक्यू दिए हैं, टोटल कितने दिए हैं? वो 150 एमसीक्यू मैंने यहाँ पर दिए हैं इस चैप्टर के।
अब मैं कोशिश पूरी करूंगा कि ये एक ही वीडियो में यानी कि आज की ही क्लास में खत्म हो जाए, लेकिन अगर किसी कारणवश खत्म नहीं होता है तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी मेरी गॉलस्टोन की सर्जरी हुई थी, लगभग सर्जरी हुए तो 4 महीने हो गए, लेकिन 4 महीनों के बाद अभी मुझे 10 से 15 दिन पहले ज्यादा दिक्कत हुई, तो एक जो है यहाँ पर जो है मेजर सर्जरी और करनी पड़ी दोबारा से उसी में, तो उसकी वजह से जो है अभी ज्यादा दिक्कत है, टाके वगैरह लगे नहीं है, वो अभी 1 हफ्ते बाद लगेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बोलने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं जितना भी प्रोवाइड कर सकूं अपनी तरफ से, ठीक है। तो वो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, बस आप सभी को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं अब, यानी कि क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताते समय बताया भी था कि यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा, तो वही ध्यान दीजिए। यहाँ पर एनपीआर की वैल्यू दी गई है 720 और एनसीआर की वैल्यू दी गई है 120। अब आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर तो आपको आंसर दिया गया है क्योंकि मैंने जो पीडीएफ दी उसमें आंसर दिया हुआ है, लेकिन अब आपको सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है एनपीआर बराबर 720। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एनपीआर बटे एनसीआर बराबर होता था फैक्टोरियल आर। ये फॉर्मूला मैंने आप सभी को रिपीट करवाया है। तो अब एनपीआर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 720 यानी कि 720, और एनसीआर की वैल्यू कितनी है 120 यानी कि 120, और बराबर में आपका दिया गया है फैक्टोरियल आर। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो सीधे सीधे ये 6 बार चला जाएगा, 12 6 72 होता है। तो कुल मिला के फैक्टोरियल आर की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ गई। अब आपको 6 को फैक्टोरियल में बदलना है, तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको अब आप चाहे तो फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। आप सभी को पता होगा फैक्टोरियल 3 ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 3 2 1, ठीक है। तो कुल मिला के फैक्टोरियल आर की वैल्यू आई 3, तो इसका मतलब जो आर होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 3 आ जाएगी। तो कुल मिला के इसका जो पहला विकल्प आपका जो है दिया गया था सही, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन अब आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको करना रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला है, अभी मैंने आप सभी को बताया था। यहाँ पर जो है आपको याद होगा मैंने पास्कल फार्मूला बताया था कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बराबर क्या होता था, देखिए दोनों में n बराबर होता था, तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे ऊपर n प्लस 1, और फिर c दोनों में यहाँ पर r माइनस 1 होता था, तो यहाँ पर क्या बन जाता था r। ये अभी मैंने आपको पास्कल के नियम में रिपीट करवाया है, ठीक है, रिवाइज करवाया है। तो सीधे सीधे देखिए n प्लस 1 सी आर, यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका सही भी दिया गया, तो इसका मतलब पहला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला नहीं याद है तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखेगा, तो इसीलिए मैंने बोला है कि फॉर्मूले अब जितना हो सके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तीसरा देखिए, यहां पर आपको शब्द दिया गया है स्टैटिस्टिक के अक्षरों का उपयोग करके कुल कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। अभी मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पर कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी कि व्यवस्थित कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स में शब्द ध्यान दीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल यहाँ पर कैरेक्टर कितने हैं, 10। तो ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल। बट्टे में ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कौन सा फार्मूला कितनी बार आया है, कौन सा कैरेक्टर, वो रिपीट आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं तो यस आपका 1 2 3, एस जो आया आपका 3 बार आया, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए टी, ध्यान दीजिए टी आपका 1 2 3, टी भी आपका 3 बार आया है, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना दिया गया, ध्यान दीजिए आई भी आपका 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। कुल मिला के अब आपको इसको केवल कैलकुलेट करना है। देखिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आंसर आपको दिया रहेगा तो वो मिल जाएगा सभी लोग, ठीक है। अब एक है तो मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सीधे सीधे आप 10 बाहर कर दीजिए, 10 के बाद इससे कितना बाहर करेंगे, 9, 9 के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 7 6 5 4, और लास्ट में आपको फैक्टोरियल 3 पे ही छोड़ देना है, क्योंकि बट्टे में फैक्टोरियल 3 दिया गया है, तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक तो फैक्टोरियल 3 छोड़ देता हूँ, बाकी इन दोनों को ओपन कर दीजिए, तो 3 2 1, और इंटू में इस 2 को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1, इतना हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल से ये वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, तो ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 2 6, ये वाला 8 कैंसिल कर दीजिए, 2 चौको 8। अब जितना भी बचा है उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा,
400 जो आपका विकल्प नंबर ए में दिया गया है। मैंने क्या बताया, अब मैं गुणा भाग बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि जो छोटे बच्चों वाला काम है वो आप लोग कर लीजिएगा, गुणा भाग आपको ही करना पड़ेगा, यहाँ मैं कर भी दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, तो कॉन्सेप्ट आप समझते रहिएगा सभी लोग बस, ठीक है। तो कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की एक बैठक में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, कुल कितने हाथ मिलाए गए? ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका। यहाँ पर 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, 25 व्यक्ति, कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। इस तरह के मैंने जो आपके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड की है ऐप में, ठीक है, उसमें मैंने इस तरह के एक ही टाइप के लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिए हैं इस चैप्टर में, ताकि आपका रिपीट जो है क्वेश्चन देखकर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैंने एक ही तरह के यहाँ पर 4-4 क्वेश्चन ऐड कर दिए, 5-5, केवल अंक बदल करके, ताकि आपका जो है रिविजन अच्छे से हो सके, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसको लगाया होगा तो आपको इस तरह के करीब 4-4, 5-5 क्वेश्चन मिले होंगे, ठीक है। देखिए 10 व्यक्तियों की बात हुई है, और जब भी कोई व्यक्ति हाथ मिलाता है तो दोनों व्यक्ति अपना एक एक हाथ मिलाते हैं, तो टोटल हाथ कितने मिलते हैं? 2। तो कुल मिला के सीधे सीधे चाहे जितने व्यक्ति हों, 10 है, 15 है, 20 है, तो सीधे यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं तो 10C2 कितना हो जाएगा? 10C2। वैसे तो इसको शॉर्ट में भी आप हल कर सकते हैं, बाकी आप सभी को फॉर्मूला पता ही है, फैक्टोरियल 10 लिखिए, और बट्टे में आपको पता है C वाला है तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 आएगा, और इनटू में फैक्टोरियल ध्यान दीजिए 10 से 2 घटा के लिखते हैं क्योंकि n माइनस आर होता है, तो 10 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल r। कुल मिला के यहां से आप 10 ओपन कर लीजिए, 9 ओपन कर लीजिए, और यहां पर फैक्टोरियल 8 छोड़ दीजिए क्योंकि बट्टे में आपको फैक्टोरियल 8 दिया गया है, 2 ओपन कर लीजिए, और ये वाला फैक्टोरियल 8 छोड़ दीजिए, तो ये वाला तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 9 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 45। कुल मिला के यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है ये सही हो जाएगा। देखिए जब भी इस तरह के बट्टे में 2 मिल जाए और ऊपर कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं NC2, अगर ये दिया गया है तो इसको हल करने का जो तरीका होता है वो सीधे सीधे आपका n गुणे, याद रखिएगा, n गुणे n-1, और बट्टे में आपका होता है 2। मैंने क्या बताया? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी NC2, n की जगह पे कोई भी नंबर दिया गया हो तो n की जगह पे वो नंबर लिख लेना। जैसे कि इसी को सॉल्व करना था, मान लीजिए ये तरीका लगाते आप। अब ध्यान दीजिए इस वाले कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है। तो 10C2 था तो 10 के हिसाब से यहां पर कितना आ जाता है? 10 आ जाता, इंटू फिर देखिए n-1 है तो 10 से 1 कम कर दीजिए, 9/2, बस सीधे सीधे इतना हो गया। अब इसको 2 से आप काट दीजिए, 2 पंचे 10, 5 का गुणा कर देते तो कितना आ जाता? 45। ये फिर करने की जरूरत नहीं थी, तो ये फॉर्मूला, ये आपकी ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दी है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा मिलेगा तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, अब दोबारा मैं ये चीज नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपका यहाँ पर 2 दिया गया होगा तब सब में ये लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप सभी जगह वही रूल लगा दें। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है NC8 बराबर NC6। आपको ये भी यहाँ पर बताया गया था मैंने एक नियम कि अगर दोनों के कॉम्बिनेशन संचय बराबर हों तो इसको हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये दोनों का बराबर होता है, और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि इस कंडीशन में आपका जो n होगा वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि 8 और 6 के योग के बराबर हो जाएगा। तो 8 और 6 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 8 और 6 मिलके हो जाएगा यहाँ पर 14, यानी कि 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अब n की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है? NC2, यानी कि आपको ज्ञात करना है n की जगह पर आप मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 14C, और इसके अलावा 2। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए जो मैंने ट्रिक बताई थी अभी। ट्रिक में मैंने क्या बताया था? सीधे सीधे आप 14 लिख दीजिए, फिर इसके बाद गुणे में कितना आ जाएगा? 1 कम, यानी कि 13, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। 2 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 शते 14। अब 13 का गुणा 7 में कर दीजिए तो 13 शते कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर C जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसीलिए मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। फिर कह रहा है कि एक तल में 12 बिंदु हैं जिसमें से 5 जो है वो समरेखीय हैं। बस देखिए यही एक लाइन जो है पूरा क्वेश्चन आपका टफ कर देगी, और इन बिंदुओं को मिलाकर जो है कुल कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? 12 बिंदु थे, उसमें से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, लेकिन बता दिया गया जिसमें से 12 बिंदु जो है वो समरेखीय है, मतलब 12, यहाँ पर 5 बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा में है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए इधर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर 12 बिंदु थे,
12 बिंदु में से आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना। तो ट्रायंगल में आप सभी को पता है कितने बिंदुओं से ट्रायंगल बनता है, आप 3 बिंदु लीजिए, 3 बिंदुओं को आप मिला दीजिए तो आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बन जाएगा। तो आप सभी को पता होगा। तो कुल मिला के 12 में से आपको 3 लेना है तो आप यहां पर त्रिभुज बना पाएंगे। तो ये तो टोटल त्रिभुज बन जाएंगे। इन 12 बिंदुओं से 3 बिंदुओं को मिलाने पर कितने त्रिभुज बनेंगे, टोटल बन जाएंगे। लेकिन इसमें पहले ही एक कंडीशन लगा दी है कि 5 बिंदु जो है समरेखीय है, मतलब 1 2 3 4 5। अगर ये पांचों एक ही रेखा में है तो इनको मिलाएंगे तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये वाली कंडीशन इसमें से माइनस कर दीजिए। तो टोटल है यानी कि 12 में से 3 त्रिभुज यानी कि 3 बिंदु लेने पर हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो 12C3 हो जाएगा आपका। और इसके अलावा माइनस, अब इसमें से ये जो 5 बिंदु हैं इनको मिलाने पर त्रिभुज बनता अगर, तो कितने बनते, 5C3। 3 मिलाने पर ट्रायंगल बनता। तो ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन से आपको माइनस कर देना है, बस ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करना है आपको। अब 12C3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये जो आएगा ये 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 220। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और माइनस इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आपको 10 मिल जाएगा। मैंने बताया था मैं कैलकुलेशन बार बार बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, वो अब आपको करना रहेगा। ठीक है, तो अब बात 220 से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेशन करना मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया है, वो आप लोग स्वयं करिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्या कह रहा है कि 4 पुरुषों और 6 महिलाओं, यहां पर जो है टोटल 4 पुरुष हैं, सॉरी यहाँ पर 6 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। इनमें से आपको 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है, यानी कि सेलेक्ट करना है 5 लोगों को। कितने में से, 6 4 10 लोग हैं, उसमें से 5 लोगों को सदस्य यहाँ पर समिति बनानी है। लेकिन आगे कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि समिति में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। जब भी कम से कम कहीं पर कोई कंडीशन लग जाए तो मतलब आप उससे मैक्सिमम ले सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर जो 5 सदस्यों की टीम बनेगी इसमें एक महिला तो होगी ही होगी, लेकिन टोटल महिलाएं कितनी थी, 4। तो आप चारों महिलाएं भी ले सकते हैं। ये कंडीशन में याद रखिएगा, क्योंकि कम से कम बोला गया एक महिला। तो जब भी कम से कम बोला जाए तो वहां पर आप मैक्सिमम कोई भी संख्या ले सकते हैं जितनी कंडीशंस में बन रही हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने लोग थे, 6 और 4 10, 10 लोग हो गए। 10 में से हम लोगों को कितने लोगों की समिति बनानी है, 5। तो 10 में से 5 लोगों की समिति बनाएंगे तो 10C5, ये तो टोटल हो गया। लेकिन यहां से हम लोगों को माइनस भी करना पड़ेगा कुछ। अब माइनस क्या करना है वो समझिए। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें से जो है 6 पुरुष थे। 6 पुरुष जो हैं वो एक बार पूरे में पूरे 5 सदस्य नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि एक महिला होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। लेकिन महिलाओं के लिए कोई कंडीशन नहीं, महिलाएं पूरी चारों हो सकती हैं, लेकिन पुरुष यहाँ पर 5 नहीं हो सकते हैं। तो पुरुष वाली कंडीशन इससे घटा दीजिए, यानी कि टोटल पुरुष कितने हैं, 6। 6 में से आप 5 के 5 पुरुष लेकर समिति नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर 6 पुरुष थे, उनमें से 5 पुरुष लेकर ये समिति नहीं बन सकती है। तो ये कंडीशन इस टोटल वाले से घटा दीजिए, तो महिलाओं के लिए फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के जो मैंने तरीके बता रखे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको पता है कि फैक्टोरियल यहाँ पर 10 हो जाएगा, बट्टे में कितना आएगा, यहाँ पर दिया गया 5, तो फैक्टोरियल 5 और इंटू में हो जाएगा, ध्यान दीजिए 10 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 बन जाएगा। माइनस उसी तरह से ध्यान दीजिए यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 6, बट्टे में हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और इंटू में हो जाएगा 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब कुल मिला के यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसमें से 10 बाहर कर सकते हैं, 9 बाहर कर सकते हैं, 8 7 6, फैक्टोरियल 5 बचेगा, उसमें से एक फैक्टोरियल आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और बट्टे में आपका जो फैक्टोरियल 5 है इसे आप ओपन कर दीजिए, तो 5 4 3 2 1 इतना आ जाएगा। माइनस उसी तरह से ध्यान दीजिए, यहाँ से सिर्फ आप फैक्टोरियल 6 से 6 बाहर करिए तो फैक्टोरियल 5 बच जाएगा और ये वाला 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के बट्टे में 1 बच जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ध्यान दीजिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये इतना मैंने यहाँ पर जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब जितना बचा है उसका गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 2 दूनी 4 सत्ती 28 गुणे 9 करेंगे तो लगभग यहाँ पर कितना आ जाएगा, 252। ठीक है, 252 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 6 आएगा
तो 252 से 6 घटा दीजिए तो 246 आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है कैलकुलेशन वाला, ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, एक दो बार मैं बता दे रहा हूँ आपको, ताकि अगर कहीं पर नहीं समझ में आए तो वो समझ में आ जाए। बाकी मैं इनकी जगह पे डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख दूंगा, फिर बाद में आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मेरा मेन मकसद आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहां पर कह रहा है कि एक गोल मेज के चारों ओर 8 व्यक्तियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो यहाँ पर गोल मेज है, उसके चारों ओर जो है 8 व्यक्तियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो अभी मैंने बताया था जब भी गोल मेज की बात होगी और वहां पर दिशा की बात हो, तो व्यक्ति बैठा रहे हैं तो एक की दिशा तो निश्चित होगी यहाँ पर किसी न किसी तरह। तो इसमें हमेशा आपका फैक्टोरियल n-1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो कुल मिला के 8 व्यक्ति हैं, तो 8-1 का फैक्टोरियल यूज करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5040, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। फैक्टोरियल 7 आप निकालना चाहें तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर लीजिएगा, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में। कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद शब्द के सभी स्वरों को एक साथ रखते हुए कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब कंडीशन समझिएगा, क्या बोला गया, जितने भी स्वर हैं उन सभी को एक साथ रखना है। तो अब स्वर ध्यान दीजिए कौन कौन से होते हैं। स्वर आपका होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके स्वर होते हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो देखिए यहाँ पर आया है, देखिए एक तो ए आया है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। कुल मिला के एक ही स्वर आपका 4 बार आया है। तो पहले ही बताया गया कि सभी स्वरों को एक साथ रखते हुए, मान लीजिए यहाँ पर जितने भी स्वर हैं ए, ए और ए, इन चारों को तो आपको एक साथ रख लेना है। इन चारों को क्या करना है, एक साथ रख लेना है। बाकी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। तो आपके एल हो जाएगा, ये दूसरा एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन चारों को मैंने एक साथ रख लिया, पहला एल हो गया, दूसरा एल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये एच हो जाएगा, एच के बाद ये वाला बी हो जाएगा, और बी के बाद ये वाला डी हो जाएगा। ये कंडीशन के अनुसार अगर आप इसको सॉल्व करें तो अब ध्यान दीजिए, पहले ही बताया गया कि स्वरों को एक साथ रख लीजिए। तो अब इन चारों को आप पूरी एक संख्या मान के चलेंगे कि ये अब केवल एक संख्या है आपकी, ठीक है। तो देखिए एक ये हो जाएगा, ये दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, यानी कि टोटल कैरेक्टर अब कितने बनेंगे आपके यहाँ पर 6 बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब देखिए कौन सा कैरेक्टर 2 बार रिपीट हुआ है, तो एल जो है आपका 2 बार आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 2। याद रखिएगा ए वाली संख्या को आपने पूरा 1 मान लिया है, तो बट्टे में फैक्टोरियल 4 नहीं रखेंगे, क्योंकि पहले ही बताया गया कि स्वरों को एक साथ रखते हुए, तो सभी स्वरों को हम लोगों ने एक साथ ले लिया, तो टोटल 6 कैरेक्टर बन गए और बट्टे में आ जाएगा फैक्टोरियल 2। बस अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। बस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका आप गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर यहाँ पर जो है 360 आना चाहिए। यहाँ पर विकल्प नंबर सी लिखा है 68, तो ये ध्यान दीजिएगा ये गलत है। इसका विकल्प नंबर बी सही होगा, ठीक है। आप लोगों ने ऐप में देखा होगा तो वहां पर भी इसका आंसर गलत दिया है। कुल मिला के यहाँ पर कौन सा आएगा, बी। बी का मतलब 360 आएगा, गुणा कर लीजिएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। और 72 का गुणा अगर आप 5 में करेंगे, यानी कि गुणे 5, तो कितना आएगा, देखिए 5 दूनी 10 का 0, 5 7 35 1 36, ठीक है। तो ये याद रखेगा, ये 72 गुणे 5 बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा 360। तो इसका विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, यानी कि 10 नंबर पर। यहाँ पर कह रहा है 1 2 3 4 5 का उपयोग करके बिना पुनरावृत्ति के 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहले ही बता दिया गया कि पुनरावृत्ति नहीं करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। कोई भी अंक जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, सम संख्याओं की बात हुई है। तो सम संख्या की बात हुई है, तो सम संख्या का मतलब जो लास्ट डिजिट होगी, यानी कि जो लास्ट अंक होगा वो क्या होगा, लास्ट डिजिट जो है। यहाँ पर आपके सम कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है। तो कुल मिला के लास्ट में या तो 2 होगा या फिर 4 होगा।
कुल मिला के यहाँ पर दो ऐसे तरीके हैं जहां पर आपका लास्ट में सम आएगा, क्योंकि सम कंडीशन बनानी, सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या की कंडीशन क्या है? सम आपका तभी होता है जब लास्ट में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तभी सम होता है। तो यहाँ पर सम तो 2 ही नंबर थे आपके पास, एक 2 था, एक 4 था। तो कुल मिला के 2 ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आपका सम आ सकता है, और बाकी यहां पर ध्यान दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3, और 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जहां पर जो है आपके ये नहीं आ सकता है। और आपको पहले ही बताया गया उपयोग करके 3 अंकों की संख्या बनानी है। यहां पर जो है 100 वाली संख्या आपको बनानी है, ठीक है। तो 3 अंकों की अगर संख्या बनानी है तो लास्ट में तो हमेशा आपका 2 या 4 ही रहेगा, ठीक है। और बाकी कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3, और इन 3 में से जो है आपको कौन सी संख्या चुननी है? आपको हमेशा जो है तीसरी संख्या जो है वो चुननी है। तो कुल मिला के ये आपका बनेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा P और 3, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है 3 संख्याएं चुननी है। तो ये आएगा फैक्टोरियल 4, और बटे में हो जाएगा 4 में से 3 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 1। इसको आप लिख सकते हैं 4 3 और इसके अलावा 2 गुणे 1, गुणा कर दीजिए तो 4 3 12 दूनी 24। विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब ये 4P3 समझ में आया कि नहीं सभी को? देखिए 3 इसलिए लिखा गया क्योंकि 3 अंकों को लेकर आपको बनाना है। 4 मैंने इसलिए लिखा कि आप ध्यान दीजिए, एक अंक आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और इन दोनों को तो आप एक ही मान के चलेंगे, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, ठीक है, लास्ट में, तभी वो सम संख्या बनेगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बनेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर 4 वे से जो है आपको 3 वे बनाने रहेंगे, तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगला, देखिए अगला कह रहा है कि एक कमरे में 15 कुर्सियां हैं, 3 व्यक्ति इन कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो ये तो सिंपल सा है, 15 कुर्सियां हैं, 15 में से 3 व्यक्तियों को जो है कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, मतलब अरेंज की बात हुई है, ठीक है, व्यवस्थित करने की बात हुई है, तो परमुटेशन लगेगा, तो 15P3 हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, 15P3 को सीधे सीधे, ठीक है। तो 15P3 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? फैक्टोरियल 15 हो जाएगा, बटे में 15 में से 3 घटा दीजिए, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 12। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 गुणे 13 गुणे, यहाँ पर 14 आपका छूट गया, यहाँ पर 15 गुणे 14 गुणे 13, और फैक्टोरियल 12 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 15 गुणे 14 गुणे 13 जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर आपका 2730, यानी कि विकल्प नंबर सी जो दिया गया है, फिर ये आपका आंसर में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहाँ पर दिया गया आपको NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट आपको दिया गया NCN। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, यानी कि ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना है, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी यहाँ पर NC0, देखिए ऊपर सब में सेम नंबर है, बस ये वाला क्रम जो है आपका हमेशा बदलता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाए 4C0 प्लस फिर इसके बाद हो जाए 4C1, फिर आपका हो जाएगा 4C2, इसके बाद डॉट डॉट लास्ट में आपका हो जाए 4C4। इस तरह से दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर n की जगह पर कितना दे दिया गया आपको? 4। तो यहाँ पर क्या बना? 2 की पावर n। तो उसी तरह से ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4 बन जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, तो सीधे सीधे 2 की पावर n बन जाएगा, यानी कि इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें कहीं पर कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि एक बॉक्स में 5 लाल गेंदे हैं और 4 नीली गेंदे हैं, इनमें से 3 गेंदे जो है वो कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं, यानी कि यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो कुल मिला के क्रमचय लगेगा, ठीक है, ताकि कम से कम, अब ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कम से कम वर्ड यूज हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि जितना भी आपको सिलेक्ट करना है वहां पर कम से कम तो 2 ही ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जैसे कि 3 गेंदे आपको सिलेक्ट करनी है तो आप जरूरी नहीं कि कम से कम 2 ही लें, आप कम से कम 3 भी यहाँ पर लाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 लाल गेंदे हों। बस इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें तो वहां पर एक आपको एंड देखना है और एक आपको और देखना है। जहां पर एंड का मतलब यहाँ पर और से है, ठीक है, इसका मतलब है और, इसका मतलब है या, ये दोनों चीजें पहचानना है। जहां पर कोई चीज और यूज होगी तो इसका मतलब गुणा लगेगा, वहां पर क्या लगेगा? गुणा। जहां पर या की बात होगी वहां पर हमेशा प्लस लगेगा।
मतलब यहाँ पर गुणे क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई घटना जो है दूसरे के कारण होगी, इसमें जो है इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो या जब भी लग जाए तो वो कुल मिला के प्लस होगा, मतलब या तो ये घटना घटेगी या फिर ये घटना घटेगी, तो वहां पर आप हमेशा प्लस यूज करेंगे। और गुणा तब लगेगा जब दोनों के साथ वो कंडीशन पूरी हो, ठीक है। तो अब ये और या लिखा नहीं मिलेगा, बस यही चीजें आपको पहचानना है कि कहां पर अब आपको मल्टीप्लाई लगाना है, कहां पर प्लस लगाना है। ये जब मैं क्वेश्चन अब आपको ये बताऊंगा तो अब आप यहां से क्लियर हो जाएगा आपको सबको कि कैसे आप यहां पर पहचानेंगे, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है या फिर प्लस करना है। बाकी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो ऐप में उनकी इंग्लिश मीडियम की भी पूरी पीडीएफ जो है वो ऐड है, आप सभी को पता होगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन वाली पीडीएफ आप अपनी ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप इंग्लिश मीडियम वाली पूरी अपनी पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें और इसके अलावा यानी कि मल्टीप्लाई और प्लस का चिन्ह कैसे पहचानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको गेंद सिलेक्ट करनी है, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पर आपको 3 गेंदें सिलेक्ट करनी है। कितनी गेंदें सिलेक्ट करनी है? 3। अब 3 सिलेक्ट करने के लिए पहले ही बोल दिया गया कि कम से कम 2 लाल गेंदें होनी ही चाहिए। तो कुल मिला के आपके पास कितनी गेंदें हैं लाल? 5। तो 5 में से आपको यहाँ पर 2 गेंदें जो है लाल सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 में से कितनी गेंदें ले सकते हैं? 2 लाल ले सकते हैं। और लिखा है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर तो वैसे और लिख गया है, तो और के लिए मैंने अभी बताया था क्या लगता है? मल्टीप्लाई। 4 नीली गेंदें हैं, तो 4 में से अब आपको एक नीली गेंद सेलेक्ट करनी है, तभी तो 3 गेंदें होंगी टोटल, क्योंकि आपको 3 गेंद सेलेक्ट करनी है जिसमें कम से कम 2 लाल होंगी और एक नीली आप ले सकते थे। लेकिन दूसरी कंडीशन और भी बन रही है कि यहां पर मान लीजिए हम लोग डायरेक्ट ही पूरी लाल ले लें, यानी कि इसमें से सीधे सीधे 5 में से हम लोग तीनों लाल चुन लेते हैं, क्योंकि कम से कम बोला गया है। तो जब भी कम से कम बोल दिया जाए तो वहां पर जरूरी नहीं उतना ही लें, आप उससे ज्यादा ले सकते हैं, बस कम नहीं कर सकते। तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई लगाया क्योंकि और था, और प्लस यहां पर क्यों लगाया? क्योंकि ये घटना या की जगह पर आ जाएगी, मतलब या तो ये घट सकता है, यानी कि 5 में से हम लोग डायरेक्ट तीनों लाल लें, या फिर जो है 5 में से पहले हम लोगों ने 2 लाल लिया और फिर जो 4 नीली गेंदें थी उसमें से एक मैंने जो है वो नीली ले लिया। तो यहां पर 3 गेंदें सेलेक्ट करने की ये 2 अलग अलग घटनाएं हो सकती, या तो आप ये पहला वाला यहां पर फॉलो कर लीजिए, या फिर ये हो सकता। तो या वाली घटना लागू हो रही है, इसलिए यहां पर मैंने प्लस लगाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अब 5C2 आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आप सभी को पता है। तो यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और बट्टे में इसको क्या लिखेंगे आप? फैक्टोरियल 2 इंटू यहाँ पर 5 से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 3। इसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 4, बट्टे में ध्यान दीजिए ये आएगा फैक्टोरियल 1 और इंटू में हो जाएगा 4 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 3। इसके बाद प्लस लगा दीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और बट्टे में आ जाएगा ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 3 इंटू यहाँ पर 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 2। तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी आप लोग कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने कई बार बता दिया है। चाहे तो इसमें से आप फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 भी आप कॉमन ले लीजिए, जितना बचे उसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने का तरीका आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे इस पार्ट को तो लगभग यहाँ पर 40 आ जाएगा, और इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है सीधे सीधे इसमें से 5 बाहर करिए, 4 बाहर करिए तो 3 से 3 कट जाएगा और 5 को 20 आएगा, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 मिल जाएगा। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि टोटल कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। कैलकुलेशन में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो आप सभी को करना है। फैक्टोरियल हल करना मैंने बता दिया है, बस आपको कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर सभी के बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, बाकी आगे के अंक दिए गए हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर ये इतने अंक दिए गए हैं। कह रहा है कि अंकों से पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर ये आपका परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए तो आप सूत्र भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। परम्यूटेशन का सूत्र क्या होता है? NP यहाँ पर R वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? फैक्टोरियल N और बटे में होता है फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, बॉक्स मेथड। जैसे कि कितने अंकों की संख्या चुननी है? 4 अंकों की। तो अब सीधे सीधे 4 अंकों की संख्या चुननी है, तो यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 अंकों की संख्या चुननी है, तो इसमें 4 कॉलम बना लीजिए आप इस तरह से। अब देखिए ये यहाँ पर तब अलाउ होगा जब यहाँ पर क्या हो? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब कोई भी अंक आपका रिपीट नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्या बताया गया? कोई भी अंक इसमें से रिपीट नहीं करना है और 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है।
अब आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अंकों की संख्या तभी बनेगी जब कोई नंबर ऐसा लिखा हो 1 2 4 5, तो ये 4 अंकों की होगी। लेकिन अगर मैं पहले ही 0 लिख दूं तो क्या ये 4 अंकों की संख्या मानी जाएगी? यानी कि ये 4 अंकों की संख्या नहीं मानी जाएगी, ये तो आप सभी को पता है। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 अंकों की अगर संख्या बनानी है आपको, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जितने भी अंक दिए गए हैं इसमें से जो आपका 0 है ये कभी भी पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता। मतलब 0 जो है आपका इस जगह पर नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर 0 आप यहाँ पर लिख देंगे तो फिर वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 0 यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं तो पहली जगह पर कितने नंबर आप सेट कर सकते हैं? यानी कि आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी, 5 भी। इन पांचों में से कोई भी एक अंक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए आप पांचों में से कोई अंक आपने यहाँ पर एक फिल कर दिया, तो पहले ही बताया गया रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो मतलब अगर आपने यहाँ पर एक अंक फिल कर दिया है तो अब वो अंक आगे दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले देखिए 5 में से मैंने यहाँ पर एक फिल कर दिया। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पर ये 5 लिख दिया, क्योंकि 5 ऑप्शन थे इसलिए सीधे सीधे मैंने 5 ऑप्शन लिखा है। ठीक है, कि 5 में से कोई भी फिल कर सकते हैं। जब अगला नंबर आएगा तो अब ध्यान दीजिए, जो पहली जगह पर हम लोग 0 नहीं फिल कर सकते थे, अब अगली जगह पर आप 0 फिल कर सकते हैं। कुल मिला के अब आपके पास यहाँ पर फिर कितने अंक हो जाएंगे? 5। यही कंडीशन यहाँ पर समझनी है कि पहले आपके पास केवल 5 अंक थे जो पहले वाले में फिल कर सकते थे, लेकिन इस बार भी 5 ही बचे। क्यों? क्योंकि एक तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अभी यहाँ पर टोटल कितने अंक है? 6। 6 में से आपने एक यहाँ पर पहले कोई भी फिल कर दिया है 0 को छोड़कर, लेकिन अभी अब 0 आप यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं। तो अब फिर से आपके पास 5 अंक कोई भी हो सकते हैं। अब जब आप 5 यहाँ पर भर देंगे तो अगले वाले में कितने ऑप्शन बचेंगे? केवल आपके पास 4, क्योंकि अब आपने एक यहाँ पर फिल कर दिया है, एक यहाँ पर फिल कर दिया है 6 में, तो 4 बचेंगे। अब एक यहाँ पर फिल कर देंगे तो अगले वाले में कितने ऑप्शन बचेंगे? 3। बस अब आपको इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है बस। यानी कि यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 हम 25, चौको 100, और 100 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बॉक्स मेथड। क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं बॉक्स मेथड। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और बॉक्स मेथड यहाँ पर मैंने तब लगाया है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था, मतलब यहाँ पर अंक दोबारा से नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी अंक दोबारा से आता, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए अंक दिए गए होते 4 2 6 3, इस तरह से आपको ये दे दिया जाता और कह दिया जाता कि 3 अंकों की कोई संख्या बनाइए। तो अगर आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है और अब की बार रिपीटिशन अलाउड है, मतलब जो पुनरावृत्ति है वो हो सकती है, कोई भी अंक कहीं पर भी आ सकता है, तो पहले वाले बॉक्स में भरने के लिए आपके पास कितने अंक है? 4। दूसरे वाले में भी कितने होंगे? 4। तीसरे वाले में भी कितने होंगे? 4। तो फिर सीधे सीधे आप इनका गुणा कर देंगे बस। तो जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो उस कंडीशन में सब में ये सेम आएगा, और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो हर बॉक्स में एक नंबर आपका कम होता चला जाएगा बस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको यूज करेंगे, फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बॉक्स मेथड से जो है आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि किसी बहुभुज में 44 विकर्ण हैं और बहुभुज की भुजाओं की संख्या, वैसे तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, फिर भी चलिए आ गया है। तो बस एक सिंपल से याद रखिएगा, यहाँ पर किसकी बात हुई है? बहुभुज की बात हुई है। तो बहुभुज के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका n-3/2। ये बहुभुज का जो है यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मूला होता है बहुभुज के विकर्ण निकालने का। ठीक है, n-3/2। तो विकर्णों की संख्या कितनी दी गई? 44। तो ये विकर्ण का फॉर्मूला है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? सीधे सीधे 44 के। कुल मिला के n-3 बराबर में आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 88। अब देखिए ये समीकरण बन गया। अब आपको चाहे तो इस समीकरण को हल करिए, लेकिन जब भी इस तरह का ऑप्शन मिल जाए तो सीधे आप ऑप्शन से जाइए, यानी कि यहाँ पर आप ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए पहला विकल्प में ए दिया गया, यहाँ तो मुझे पता है, लेकिन वहां पर आपको पता नहीं रहेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे पता है कि 11 है, तो आप 11 रख के चेक करिए। यहाँ पर 11, एन की जगह पर 11, और ये हो जाएगा 3। तो कुल मिला के 11 गुणे और 11 से 3 आप घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कितना आ गया? 88 आ गया, और ये बराबर है। तो इसका मतलब ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाए तो एक ऑप्शन आप समीकरण बना के इनका मान हल करिए, या फिर ऑप्शन से चले जाइए, सीधे ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगा कि वो विकल्प सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्लियर है, मुझे आंसर दिया है इसलिए मैंने यहाँ पर इतना कर दिया। बाकी जब एग्जाम में आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है पहला ही मिल जाए या फिर अगला मिले। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला यहाँ पर कह रहा है कि प्रायिकता का मान
हमेशा किन दो संख्याओं के बीच होता है? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जो प्रायिकता का मान होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में जो है प्रायिकता की वैल्यू हमेशा होती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इस तरह से लिख के आएगा या फिर हो सकता है ऐसा लिख दिया जाए प्रायिकता के लिए कंडीशन में 0 इज लेस देन आर इक्वल टू प्रायिकता आर इक्वल टू लेस देन यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इस तरह से कंडीशन भी लिख के आ सकती है कि प्रायिकता की क्या कंडीशन होती है। तो कुल मिला के जो प्रायिकता की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख के आ सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला कह रहा है कि एक निष्पक्ष पाछा, यहाँ पर आपको एक डाइस दिया गया है, फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पर जो है एक डाइस फेंका जा रहा है और यहाँ पर जो है एक अभाज्य नंबर आने की क्या प्रायिकता होती है? तो आप सभी को पता है कि डाइस पर नंबर कितने होते हैं, ध्यान दीजिए। 1 होता है आपका, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। कुल मिला के कितनी यहाँ पर कंडीशंस बन सकती हैं जिसको हम लोग नंबर ऑफ एस बोलते हैं? तो यहाँ पर टोटल कितने ऑप्शन होते हैं आपके पास? 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? प्राइम नंबर। यहाँ पर जो है आपको प्राइम नंबर की बात की गई है। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? जो संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, जैसे कि 2 हो गई, ठीक है, 3 हो गई, 5 हो गई, ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो कुल मिला के नंबर ऑफ ई यानी कि जो फेवरेबल यहाँ पर नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3। और आप सभी को पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो प्रायिकता के लिए सीधे सीधे नंबर ऑफ ई और बटे में हो जाएगा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितने हैं आपके पास? 3 और टोटल कितने हैं? 6। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कुल मिला के 1/2 यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रायिकता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला याद रखना है बस, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां यानी कि टोटल नंबर और यहाँ पर फेवरेबल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए 18 नंबर में क्या कह रहा है कि 2 पांचे एक साथ फेंके जाते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बार बोला गया कि 2 पांचे एक साथ फेंके जा रहे हैं। तो जब 2 पांचे फेंके जाएंगे तो वहां पर जो नंबर ऑफ एस बनेगा, तो पहला पांचा फेंकेंगे तो उस पर 6 ऑप्शन होते हैं और दूसरे वाले पर भी 6 होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 पांचे फेंके जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर कितनी कंडीशन होंगी आपके पास? 36 यानी कि 36 हो जाएंगी। अब कह रहा है कि दोनों पांचों पर आने वाले अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता, यानी कि अंकों का योग कितना बनाना है आपको? 8 बनाना है। तो 8 बनाने की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? अब ध्यान दीजिए, हो सकता है आपका पहले पांचे पर 2 आ जाए और दूसरे पर कितना आ जाए? 6 आ जाए, हो सकता है। या फिर मान लीजिए पहले वाले पर 6 आ गया, दूसरे पर 2 आ सकता है, तब 8 हो सकता है। एक कंडीशन आपके पास होती है कि एक पांचे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, तब भी तो यहाँ पर वही होगा। या फिर मान लीजिए पहले वाले पर 5 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, तब भी 8 हो जाएगा। और एक कंडीशन आपके पास और है कि पहले पर भी 4 आ जाए और दूसरे वाले पर भी 4 आ जाए, यानी कि इतनी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर जो है इसमें 8 आएगा। तो कुल मिला के अगर आप नंबर ऑफ ई ज्ञात करें तो गिन लीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें यहाँ पर 8 आ सकता है। तो जब प्रायिकता आप ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ ई यानी कि 5 और यहाँ पर नंबर ऑफ एस यानी कि 36, तो कुल मिला के ये 5/36 आप देख सकते हैं विकल्प नंबर ए में दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको अनुकूल परिस्थितियां यानी कि फेवरेबल नंबर देखना है कितनी है कंडीशंस, और इसके अलावा टोटल कंडीशंस कितनी है, ठीक है, ये प्रायिकता हो जाएगी। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर 19 नंबर में क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता जो है वो यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है और उसके जो है हुक्म या इक्का होने की प्रायिकता। देखिए अब ताश की गड्डी के बारे में यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, वैसे तो मैंने पहली क्लास में बताया था और ये बेसिक पता भी होगा। ताश की गड्डी की जब भी बात होगी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ताश की गड्डी यानी कि पत्तों की एक गड्डी की जब भी बात होगी तो उस गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है। 4 कलर के पत्ते होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी नाम लिख के आएगा, जैसे कि एक का होता है पान का पत्ता, दूसरे को हम लोग बोलते हैं हुकुम का पत्ता, ठीक है। एक होता है आपका ईंट का पत्ता और इसके अलावा एक चिड़ी बोलते हैं, ठीक है।
नाम अलग अलग हो सकते हैं, बस आप याद रखिएगा 4 तरीके के पत्ते होते हैं, ठीक है। और इन चारों पत्तों की बात की जाए तो सबके जो है 13-13 पत्ते होंगे। कितने कितने पत्ते होंगे? 13-13। यहाँ पर जो पान का पत्ता होता है इसका कलर आपका रेड होता है, ठीक है। हुकुम का जो पत्ता होता है इसका यहाँ पर ब्लैक होता है, ठीक है। ईंट का जो होता है ये भी आपका रेड होता है, कलर भी याद रखिएगा। और इसके अलावा जो ये चिड़ी होता है ये भी ब्लैक होता है। कुल मिला के रेड पत्तों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी? 26। और ब्लैक पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26, ठीक है। तो ये तो पत्तों की बात हो गई। इसके अलावा याद रखना है सभी में 4-4 प्रकार के पत्ते होते हैं, यानी कि 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल आपको मायने नहीं रखती है, लेकिन आपको कंडीशंस कुछ पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि जब भी यहाँ पर ताश की गड्डी की बात होगी तो पहले ही बोल दिया गया 52 पत्ते। तो कुल मिला के आपको कुल कंडीशंस पता है यहाँ पर कितनी है। नंबर ऑफ एस जो होगा वो 52 हो जाएगा। अब यहाँ पर हुकुम का या फिर इक्का होने की प्रायिकता कह रहा है। अब देखिए मैंने अभी बताया था हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो कुल मिला के जब आप यहाँ पर फेवरेबल यानी कि नंबर ऑफ ई निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आप 13 पत्ते सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हुकुम के पत्ते कितने होंगे? 13 होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है साथ में कि या इक्का होने की प्रायिकता। अभी मैंने बताया था इक्का 4 होते हैं, बादशाह 4 होते हैं, ठीक है, बेगम 4 होती हैं, गुलाम 4 होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है अगर हुकुम का पत्ता आएगा तब तो 13 होंगे, ठीक है। अब आगे लिख दिया या की कंडीशन याद है ना, या तो 13 हुकुम आ सकते हैं या फिर आपके पास ऑप्शन है कि 4 यहाँ पर इक्के आ सकते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हुकुम वाले पत्ते थे 13, इसमें आपका हुकुम का इक्का शामिल होगा। तो कुल मिला के जो आपने 4 ऐड किया है यहाँ पर, चाहे तो आप 3 ऐड कर दीजिए या फिर 1 माइनस करिएगा, क्योंकि इधर भी पहले से एक इक्का जो है आपका ऐड है। तो ये कंडीशन में ये समझना है आपको, बस यहाँ पर ये हो जाएंगे 16। तो अब अगर आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं, प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो नंबर ऑफ ई के अनुसार आ जाएगा 16 और बटे में हो जाएगा ये 52। इसको अगर आप कैंसिल करें तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 चौक 16 और 13 चौको 52, कुल मिला के 4/13, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बस ताश की गड्डी के कुछ पत्तों के बारे में आपको जानना है, फिर कहीं पर कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता आपको दी गई है। तो उस घटना के ना घटने की प्रायिकता बहुत ही सिंपल है। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि किसी भी घटना के ना घटने की अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो सीधे सीधे आपको 1 से माइनस कर देना है जो घटना के घटित होने की प्रायिकता थी। ये तो फॉर्मूला भी था कि घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो कुल मिला के विकल्प नंबर सी, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, कोई कैलकुलेशन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे। आपसे कभी साधारण वर्ष दिया जाएगा, 53 रविवार, 52 रविवार, इस तरह से होने की प्रायिकता पूछी जाएगी। कभी कभी लीप वर्ष दिया जाएगा, 53 शुक्रवार, सोमवार। बस 2 कंडीशन याद रखिए, जब भी साधारण वर्ष की बात होगी, किसकी बात होगी? साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष जो होता है इसमें आपके टोटल 52 सप्ताह होते हैं, यानी कि 52 जो है यहाँ पर वीक्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक दिन यहाँ पर जो है शेष बचता है। कितने? एक दिन। और जो आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर में क्या होता है, यहाँ पर आपके 52 वीक्स होते हैं, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। यानी कि एक में 366 दिन होते हैं, एक में 365 दिन होते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि साधारण वर्ष में ऊपर 1 बचता है और यहाँ पर आपके 2 बचते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 53 रविवार की बात कर रहा है, तो 52 तो रविवार कंफर्म है, 52 सप्ताह है। अब ये एक एक्स्ट्रा दिन है, तो यही आपका रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? इस पूरे सप्ताह में यानी कि 7 दिन होते हैं, उसमें से एक रविवार होने के लिए 1/7 हो जाएगा। तो ये तो आप लोग याद कर लीजिए, कहीं पर कुछ भी इसके लिए कैलकुलेशन मैंने पूरा पहले भी कई बार बताया है, तो यहाँ पर अब मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, बस मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जब भी साधारण वर्ष की बात होगी, कोई भी दिन पूछा जाए, 53 सोमवार पूछ लिया जाए, 53 मंगलवार पूछ लिया जाए, 53 बुधवार पूछ लिया जाए, कोई भी दिन आपसे पूछ लिया जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वहां पर सीधे 1/7 हो जाएगा जब आपका नॉन लीप ईयर दिया होगा तब, ठीक है। लेकिन अगर आपका लीप ईयर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है वो लीप वर्ष है, तो फिर आपका जब 53 सोमवार होगा तो अब की बार यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो अब की बार जो आंसर में आएगा वो 2/7 आएगा बस। अब यहाँ पर चाहे शुक्रवार दिया गया हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन हो, बस सीधे सीधे उसकी प्रायिकता आपकी 2/7 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधे सीधे आपका ये आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आ जाइए, बाकी पूरा कैलकुलेशन देखना है तो पहले कई वीडियो में मैंने बता रखा है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आपको यहाँ पर इस पूरे चैप्टर का एक बेसिक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, वहां पर मैंने पूरा बता भी रखा है, अगर किसी को डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो अभी मैंने शुरुआत में ही इसका फॉर्मूला बताया था कि जब भी यहाँ पर दो अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो उस कंडीशन में पी एंड ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होता है, जीरो होता है, कि ये क्या होता है, जीरो। तभी यहाँ पर अपवर्जी की घटना में पी ए यूनियन बी जो होता था उसका मान आता था प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी, क्योंकि इसका मान जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी का जीरो होता था। तो ये याद रखिएगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शुरुआत में ही बात फॉर्मूले अगर तैयार रखे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रायिकता का योगात्मक प्रमेय किन्हीं दो घटकों ए और बी के लिए क्या होगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया है सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्या बताना है, फॉर्मूला। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही अपवर्जी घटना में जीरो हो जाता है, बस वहां पर ये बच जाता है केवल, ठीक है। तो ये विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उस कंडीशन में इसका मान, मैंने आप सभी को फॉर्मूले में ये भी बता दिया था, जब भी ये स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो उस कंडीशन में हमेशा प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ बी के बराबर होता है आपका ये, ठीक है। तो कुल मिला के प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ बी कहां पर दिया गया, विकल्प नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगर तीन संख्याएं होती तो प्रायिकता ऑफ ए प्रायिकता ऑफ बी इंटू प्रायिकता ऑफ सी प्रयोग कर लेते, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग कंडीशन। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि प्रायिकता ऑफ ए का मान दिया गया, प्रायिकता ऑफ बी का मान दिया गया है, और आगे बताया गया कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी जो है वो कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो फिर आपको यहाँ पर प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी का मान बताना है। किसका मान बताना है, प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी का मान जो है इस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्वतंत्र की घटना क्या होती है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, अभी मैंने बताया है, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ बी जब स्वतंत्र की घटना होती है। तो इसका मान आपको पता है 0.4 इंटू प्रायिकता ऑफ बी का मान 0.5, दोनों का अगर गुणा कर दें तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, जीरो। तो ये इतना आ गया। अब आपको मान किसका चाहिए, इसका, यानी कि प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी का, तो ये हो जाएगा प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप मान रख दीजिए, सारे मान आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर इसका मान कितना है 0.4, ये हो जाएगा 0.4, बी का मान कितना है 0.5, 0.5, और इसका भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है 0.2, ठीक है। 2 0 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 0.9, और 0.9 से 0.2 घटा दीजिए तो 0.7 आपको मिल जाएगा, यानी कि 0.7 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, यानी कि 27 नंबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि तीन सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, तीन सिक्के जो है यहाँ पर एक साथ उछाले जा रहे हैं, और कम से कम दो चित्त आने की प्रायिकता, जब भी कम से कम वर्ड हो जाए तो ज्यादा आ सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई है तीन सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर टोटल नंबर की मैं बात करूं, टोटल कितनी कंडीशंस बनेंगी नंबर ऑफ एस की, तो देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। कितनी बार इसे उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बन जाएगा, 8, यानी कि ये टोटल कंडीशंस हो गई। अब यहाँ पर जो है चित्त आने की बात हुई है, यानी कि कितने चित्त आ सकते हैं, तो देखिए 3 सिक्के उछाले गए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, और तीसरे पे टेल आ सकता है, क्योंकि 2 बार तो हेड आएगा, ये पहले ही बोल दिया गया कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए, तो ये कंडीशन हो सकती है। या फिर हो सकता है कि पहला हेड आ जाए, दूसरा टेल आ जाए, और फिर तीसरा हेड आ जाए, इसमें भी 2 हेड आ जाएंगे। या फिर हो सकता है कि पहला टेल आए, बाद के दोनों हेड हो जाएं, इसमें भी 2 हेड आ सकते हैं, ठीक है। और या फिर एक कंडीशन और बन सकती है आपकी कि पहला हेड आए, दूसरा हेड आए, और तीसरा भी हेड आ जाइए। तो सभी को पता है कि मैंने बताया था जब भी कम से कम बात हो तो ज्यादा आ सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई जो बनेगा
1 2 3 4 हो जाएंगे। तो कुल मिला के जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ ई का मान हो जाएगा 4 और नंबर ऑफ एस हो जाएगा 8। कुल मिला के 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 यहाँ पर जो है ये आ जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सशर्त, यहाँ पर जो है सशर्त प्रायिकता पी ए अपान बी का सूत्र यदि पी बी इज ग्रेटर देन 0, ये तो आप सभी को पता है, मैंने अभी शुरुआत में समझाया था कि बट्टे में बी हो तो बट्टे में बी आएगा। अब बट्टे में बी वाला देखिए एक ये दिया गया एक ये दिया गया, लेकिन ऊपर हमेशा इंटरसेक्शन होता है, यानी कि प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में प्रायिकता ऑफ बी आएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला नोट्स जो मैंने आप सभी को प्रोवाइड की है उसको आप पेपर से पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि प्रायिकता ऑफ ए का मान दिया गया, प्रायिकता ऑफ बी दिया गया, इंटरसेक्शन बी दिया गया और इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो प्रायिकता ऑफ बी अपान ए, फॉर्मूला आप लगा दीजिए, बट्टे में ए है, ध्यान दीजिएगा अंश में हमेशा यही आएगा, चाहे आपको ए अपान बी ज्ञात करना हो या बी अपान ज्ञात करना हो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में यहाँ पर ए था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्रायिकता ऑफ ए। अब इसमें आप मान रखिए, देखिए इसका मान आपका दिया गया 1/4, ये हो जाएगा 1/4। बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है पी ए, इसका मान हो जाएगा 3/8। तो कुल मिला के 4 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 दूनी 8। अब ये 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2 एकम 2 और बट्टे में कितना आ जाएगा 3, कुल मिला के 2/3। तो ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल, 4 काली और 5 सफेद गेंद है। यहाँ पर एक थैला है जिसमें से 3 लाल गेंदे हैं, 4 काली गेंदे हैं और 5 सफेद गेंदे हैं। एक गेंद जो है वो यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है और इसके लाल या सफेद होने की प्रायिकता या तो लाल हो या फिर सफेद हो। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर टोटल बॉल्स की बात करूं, यहाँ पर जो है टोटल गेंद कितनी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो टोटल बॉल्स हो जाएंगी, देखिए यहाँ पर कितनी है 3 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं और 5 व्हाइट हैं। कुल मिला के 4 3 7 और 7 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 12। तो टोटल गेंदों की संख्या आपकी पता है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, या तो गेंद रेड हो जाए या फिर गेंद व्हाइट हो जाए। ठीक है, या तो रेड हो जाएगा या फिर व्हाइट हो जाएगा। तो अब रेड गेंदें कितनी है, ध्यान दीजिए यहाँ पर रेड गेंदों की संख्या कितनी है 3। अब देखिए यहाँ पर और लगा है, मैंने बताया था जब भी और लगा होगा तो मतलब क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है। तो या तो रेड होंगी या फिर व्हाइट होंगी। तो यहाँ पर 3 गेंदे आपके पास रेड हैं और व्हाइट कितनी है 5। तो ये 5 यानी कि टोटल कंडीशन कितनी बन जाएगी यहाँ पर इसकी 8 बन जाएगी। तो जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो प्रायिकता के हिसाब से अनुकूल कंडीशन यानी कि फेवरेबल नंबर कितने हो जाएंगे 8 और कुल नंबर कितने हो जाएंगे 12। अब इसको आप चाहे तो कैंसिल कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12 यानी कि 2/3। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं ए और बी के लिए यदि प्रायिकता ऑफ ए अपान बी बराबर इतना, तो इसका अर्थ क्या है। अब की बार यहाँ पर आपसे इसका अर्थ पूछ रहा है। आपको बताया गया कि प्रायिकता ऑफ ए अपान बी बराबर, यहाँ पर प्रायिकता ऑफ ए, इसका मतलब यहाँ पर बी होने से जो है ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि बी के होने पर जो है ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो जब भी ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है प्रायिकता ऑफ ए अपान बी जो होता है वो प्रायिकता ऑफ ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ए और बी जो होंगे वो दोनों यहाँ पर इंडिपेंडेंट होंगे यानी कि स्वतंत्र होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। यह ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता जो है वो लाल रंग का है और उसके बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, उसके जो है यहाँ पर आपको बादशाह होने की प्रायिकता जो है वो बतानी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर मैं टोटल कार्ड की बात करूं, यहाँ पर जो है टोटल के लिए मैं सीधे टी लिख देता हूँ। टोटल कार्ड आप समझ लीजिएगा, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। ये 32 यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है नंबर। ठीक है, तो टोटल कार्ड अभी आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कितने नंबर होते हैं, यहाँ पर टोटल कार्ड हो जाएंगे 52। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि यदि यह ज्ञात किया गया कि निकाला गया पत्ता जो है वो क्या है, वो रेड है। जो निकाला गया पत्ता है वो यहाँ पर रेड है।
तो रेड पत्तों की संख्या कितनी होगी, रेड पत्तों की संख्या जो होगी वो यहाँ पर 13 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर, सॉरी 13 नहीं, यहाँ पर 13 प्लस 13, आप सभी को पता है, अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था वहां पर बताया था कि 13 और 13 मिला के 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो कुल मिला के रेड पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एक तो आपको कितने पत्ते निकालने हैं, यहाँ पर निकाला गया पत्ता जो है वो लाल रंग का हो और उसके बादशाह होने की प्रायिकता बतानी है आपको। यहाँ पर जो है रेड किंग होने की प्रायिकता, तो अब रेड किंग होने की प्रायिकता अगर बात की जाए तो एक किंग आपका इस वाले रेड में होगा और एक किंग आपका यहाँ पर इस रेड में होगा। तो कुल मिला के इन 26 में से केवल 2 पत्ते आपको निकालने हैं, तो सीधे सीधे जो प्रायिकता बनेगी वो आपकी 2/26 हो जाएगी। टोटल कार्ड से यहाँ पर कोई मतलब नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको केवल 2 पत्ते निकालने, वो भी इन 26 में से, तो 2/26 हो जाएगा। इसको आप चाहे तो 1/13 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। बस अब आपको कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। जो भी पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने कार्ड के बारे में बता दिया लगभग सभी को कि कितने रेड होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, टोटल कितने होते हैं। ठीक है, उसके अनुसार आप इसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि यदि घटना ए का अनुकूल संयोगानुपात 3/4 है और यहाँ पर घटना ए के घटने की जो प्रायिकता है वो PA क्या होगी। अब की बार आपसे यहाँ पर जो है अनुकूल संयोगानुपात दे दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 3/4 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर कितनी परिस्थितियां बनेंगी इसके बारे में बात करूं तो सीधे सीधे देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए यहाँ पर जिसमें संयोगानुपात दिया जाए तो संयोगानुपात के लिए याद रखिएगा 3 और 4 है, तो सीधे बटे में जो टोटल नंबर है उसको ऐड कर दीजिए। 3 दिया गया और 4 दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि घटना ए के घटने की प्रायिकता, तो घटना ए के घटने की प्रायिकता कितनी बनेगी, यहाँ पर जो है वो आ जाएगा आपका फेवरेबल नंबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया ऑड्स इन फेवर, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया कि जो आपका विषम है वो यहाँ पर फेवर में रहेगा। ठीक है, तो फेवरेबल कौन सा हो जाएगा, 3 बटे में कितने हो जाएंगे, 7, तो कुल मिला के 3/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया कि ऑड्स इन फेवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो फेवरेबल नंबर होगा वो आपका 3 हो जाएगा और टोटल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3/7। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला देखिए यहाँ पर 34 नंबर, इसमें क्या बता रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि घटना बी का संयोगानुपात 5:2 है तो प्रायिकता ऑफ बी क्या होगा। अब की बार आपको प्रायिकता ऑफ बी बताना है। जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करना है, बस अब की बार प्रायिकता ऑफ बी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से आप हमेशा एक ए मान लीजिए एक बी मान लीजिए। पहले वाला ए था, अब की बार बी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, बी के लिए ये फेवरेबल हो जाएगा और बट्टे में टोटल कितना हो जाएगा, 7, तो 2/7 हो जाएगा। बस सिंपल सा, कहीं कुछ भी ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप 1 मिनट में यहाँ पर उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बल्कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस आपको 1-2 सेकंड लगेंगे अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से तो। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पांचे को 2 बार फेंका जाता है। एक पांचा है जिसको 2 बार यहाँ पर फेंका जा रहा है। ठीक है, अब पांचा है और उसको कितनी बार फेंका जा रहा है, यहाँ पर 2 बार फेंका जा रहा है। यदि दोनों बार आने वाली संख्याओं का योग क्या है, 9 है, तो पहली बार में 4 आने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी। पहली बार में यहाँ पर हमेशा कितना आना चाहिए, वो 4 आना चाहिए, ये याद रखिएगा। कुल मिला के देखिए 9 आने की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ एस की, तो यहाँ पर 2 बार फेंका जा रहा है, तो पहली कंडीशन में हो सकता है 3 आ जाए, 6 आ जाए, तब भी तो 9 होगा। दूसरा हो सकता है कि पहली बार में 4 आ जाए, 5 आ जाए, तब भी आपका 9 हो जाएगा। या फिर मान लो 5 आ जाए, 4 हो जाए, तब भी 9 हो जाएगा। और एक कंडीशन आपकी होती है 6 आ जाए और 3 आ जाए, तो भी 9 हो जाएगा। कुल मिला के टोटल कंडीशंस आपके पास कितनी बन रही है, 1 2 3 4 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें संख्याओं का योग कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया, यहाँ पर आपका होगा 4, ये हो जाएगा 4। तो ये पॉइंट समझ गए, यानी कि यहाँ पर 9 बनने की कितनी कंडीशंस बन रही है आपके पास, 4 ऐसे नंबर हैं जहां पर योग 9 आ रहा है। लेकिन अब पहले ही उसने एक कंडीशन लगा दी है कि यहाँ पर पहली बार में हमेशा 4 आना चाहिए, तो पहली बार में 4 केवल इसमें आया है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ई बनेगा वो आपका 4,5 के अनुसार कितना हो जाएगा, केवल 1।
तो जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ ई आपका 1 हो जाएगा और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये आपका 1/4 यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। टोटल कितनी कंडीशन बन रही थी, 4, लेकिन इसने जो पहली कंडीशन लगा दी कि पहली बार में ही 4 आना चाहिए, तो वो केवल आपके पास एक ही कंडीशन थी जहां पर पहली बार में 4 आ रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको दिया गया है कि दो स्वतंत्र घटनाओं के लिए उनके घटित होने की जो संयुक्त प्रायिकता है उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। इसका मतलब जो अभी आपको मैंने बताया था, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जब ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो यहाँ पर जो इनकी संयुक्त प्रायिकता होती है ये इन दोनों के अलग अलग, यानी कि प्रायिकता ऑफ ए और प्रायिकता ऑफ बी के गुणनफल के बराबर होती है। ये कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी, जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो ये होता है। और यही आपको पहले में बताया गया कि दो स्वतंत्र घटनाओं के लिए उनके घटित होने की जो संयुक्त प्रायिकता है, यानी कि प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उनके अलग अलग प्रायिकताओं यानी कि प्रायिकता ऑफ ए और प्रायिकता ऑफ बी के गुणनफल के बराबर होती है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या कह रहा है कि आर, जब स्वतंत्र घटनाओं में से एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि अगर दो स्वतंत्र यहाँ पर घटनाएं हैं ए और बी, तो ये स्वतंत्र तभी होंगी जब इस घटना का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा और इस घटना का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, यानी कि एक घटना के घटित होने से दूसरी पर अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तभी वो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सही है और ये स्वतंत्र घटना की कंडीशंस को फॉलो भी कर सकती है, यानी कि यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सही होंगे और आर जो है यहाँ पर ए की सही व्याख्या भी करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की तीन घटनाएं ए बी सी संपूर्ण और परस्पर अपवर्जी हैं। अब देखिए बस यही एक कंडीशन समझनी है, किसकी बात हुई यहाँ पर, प्रतिदर्श समष्टि की बात हुई, यानी कि सैंपल स्पेस की बात हो रही है। और सैंपल स्पेस के साथ साथ पहले ही बोल दिया गया कि संपूर्ण और परस्पर अपवर्जी हैं। अगर संपूर्ण और परस्पर अपवर्जी हैं तो यहाँ पर जो ये घटनाएं दी गई हैं इनका योग हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर जो सैंपल स्पेस की घटनाएं हैं ये संपूर्ण और परस्पर अपवर्जी यानी कि म्यूचुअली यहाँ पर एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए इसकी वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पर 1 हो जाएगी। कहीं पर कुछ भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की होगी तभी आपको यहाँ पर ये पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रश्न को ए के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता 1/2 है, यानी कि एक प्रश्न है जिसको ए जो है हल कर रहा है, इसकी प्रायिकता 1/2 है। बी के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रयास करते हैं, अब दोनों यहाँ पर इसको हल करने की प्रायिकता तो दे दी गई लेकिन दोनों प्रयास कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं कि हल ही कर ले जाए। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ए जो है, जो ए दिया गया है, ये यहाँ पर इसके हल किए जाने की प्रायिकता दी गई है 1/2। तो अगर ए नहीं हल कर पाता है तो इसको मैं लिख देता हूँ ए डैश से। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, प्रायिकता ऑफ ए डैश मतलब ए अगर इस प्रश्न को नहीं हल करता है तो ना हल करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस हल करने की प्रायिकता, यानी कि 1/2। सीधे सीधे इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2। अगर ए वाला व्यक्ति जो है प्रश्न को नहीं हल करेगा तो उसकी प्रायिकता इतनी आएगी। उसी तरह से बी वाले को भी मान लेते हैं, अगर ये भी नहीं हल कर पाता है तो 1 माइनस जो हल करने की प्रायिकता थी वो कितनी थी, 1/3। तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 से 1 घटा देंगे तो 2/3। कुल मिला के दोनों के प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता कितनी आई है, 1/2 और एक की आई है 2/3। तो अगर यहाँ पर दोनों फेल हो जाते हैं, मतलब दोनों जो है यहाँ पर ये एग्जाम जो है यानी कि दोनों पास नहीं कर पाते, तो इसकी घटना में क्या बनेगा, 1/2 गुणे 2/3। कुल मिला के सीधे सीधे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 आ जाएगा। ये तब की कंडीशन होगी जब यहाँ पर दोनों क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक जो है इस प्रश्न को हल कर रहा है, यहाँ पर जो है एटलीस्ट जो है यहाँ पर इनमें से एक जो है अगर प्रश्न को हल कर लेता है, ठीक है, 1 जो है वो सॉल्व कर लेता है, एटलीस्ट 1 सॉल्व, तो फिर इसके लिए आप यूज करेंगे 1 माइनस 1/3, क्योंकि कंडीशन नहीं बताई गई, दोनों प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है दोनों फेल हो जाएं या हो सकता है उनमें से एक कोई सॉल्व कर ले। तो दोनों के फेल होने की प्रायिकता ये है, एक के पास होने की प्रायिकता आप 1 माइनस 1/3 कर लीजिए, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, तो 2/3 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर
तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता पूछा गया था, तो कम से कम अगर एक हल कर लेता है तो उसकी प्रायिकता 2/3 हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बेज प्रमेय का मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये तो आप सभी लोग याद ही कर लीजिएगा कि बेज थ्योरम जो है इसका प्रयोग हम लोग इनवर्स प्रोबेबिलिटी यानी कि पश्च प्रायिकता या फिर इसे इनवर्स प्रोबेबिलिटी या प्रतिलोम प्रायिकता भी कहते हैं। ठीक है, तो बेज प्रमेय का उपयोग जो हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, पश्च प्रायिकता जो है वो ज्ञात करने के लिए बेज प्रमेय का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक बक्से में 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं हैं, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने नंबर दिए गए, 20। तो कुल मिला के जो टोटल नंबर यहाँ पर बनेंगे कितने हो गए, 20 टिकट हैं। अब कह रहा है कि एक टिकट निकाला जाता है। अब इन 20 में से एक टिकट निकालना है और उस टिकट पर 3 या 5 के गुणज होने चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर बोले गए थे वो 1 से 20 तक बोले गए थे। तो 3 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15, इसके अलावा 18। इतने जो है यहाँ पर ये 3 के गुणज बनेंगे। ठीक है, 3 के गुणज। और इसके अलावा 5 के गुणज की बात हुई है, तो 5 के कौन कौन से गुणज हो सकते हैं, एक 5 हो सकता है आपका, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है और इसके अलावा 20 हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ही कितनी घटनाएं बन रही हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो है 3 के गुणज वाली कितनी संख्या है, 6, और 5 के गुणज वाली कितनी संख्याएं हैं, ये आपको दी गई है यहाँ पर 4। तो 3 के गुणज वाली संख्याएं हो जाएंगी और 5 के गुणज वाली संख्याएं हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए आप, 6 + 4, लेकिन ध्यान दीजिए 15 यहाँ पर भी है और 15 यहाँ पर भी है, तो इसको 2 बार काउंट नहीं करना है, इसको एक ही बार काउंट करना है। तो इसमें से एक हटा दीजिएगा, ये समझ गए। कुल मिला के चाहे तो आप इनको 6 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, तब आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर इनको अगर 4 मान है तो इनको 5 मानना पड़ेगा, क्योंकि 15 दोनों में कॉमन है। तो कुल मिला के 6 4 10, 10 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ पर जब आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ ई आएगा आपका 9 और यहाँ पर नंबर ऑफ एस कितना आएगा, वो आएगा 20, यानी कि 9/20 जो पहला विकल्प दिया गया ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, यानी कि 41। यहाँ पर कह रहा है कि 2 पांचों को फेंकने पर अंकों का योग जो है ये कम से कम 10 आने की प्रायिकता। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कितने पांचे फेंके गए थे, 2 पांचे फेंके गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ एस यहाँ पर जो बनेगा 2 पांचे फेंकने पर 6 × 6, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 36। लेकिन अब यहाँ पर जो कंडीशन बोली गई है कम से कम 10, मतलब जो 2 पांचे फेंके गए दोनों को मिलाकर उनका जो योग आएगा वो 10 होना चाहिए कम से कम। तो कम से कम 10 आने का मतलब या तो 10 आ सकता है, या तो मैक्सिमम 500 पर योग 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पर अगर 6 आ जाएगा तभी उनका योग 12 होगा। तो कम से कम 10 आने के लिए यहाँ पर 3 कंडीशन बन रही है, या तो 10 आ सकता है, या 11 आ सकता है, या 12 आ सकता है। तो अब देखिए कौन कौन से ऐसी कंडीशन होंगी। सबसे पहले अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 के लिए एक तो हो सकता है दोनों पर 5 आ जाए, या फिर एक पर 6 आ जाए, एक पर 4, या फिर दूसरे पर यहाँ पर 4 आ जाए पहले वाले पर, दूसरे पर 6 आ जाए, तब भी हो जाएगा। 11 आने की कौन कौन सी कंडीशन है, एक पर 6 आ जाए, एक पर 5 आ जाए, या पहले वाले पर 5 आ जाए, दूसरे वाले पर 6 आ जाए। और 12 आने की कौन सी कंडीशन होगी, 6 और 6 दोनों पर आ जाए। तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ ई बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 और 3 मिला के 6। तो अगर इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 6 बटे टोटल कितना था, 36। इसको कैंसिल कर दीजिए आप, तो 6 छंग 36, यानी कि 1/6 यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा इसका पहला। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 में। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि एक थैले में 2 सफेद और 3 काली गेंदें हैं और दूसरे थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंदें हैं। तो कुल मिला के 2 बैग हैं। यहाँ पर आपके पास एक पहला बैग है, एक मैं मान लेता हूँ दूसरा बैग है। ठीक है, फर्स्ट बैग और ये हो जाएगा आपका सेकंड बैग। तो यहाँ पर 2 बैग हैं। पहले बैग में जो है आपके पास 2 सफेद हैं, यानी कि इसमें जो टोटल गेंद है वो कितनी हो जाएंगे, 2 सफेद और 3 काली, यानी कि 2 + 3 मिला के हो जाएगा 5। और जो सेकंड बॉल है, सेकंड बैग है, इसमें कितनी गेंदें हैं आपके पास, 4 सफेद गेंदें हैं और 2 गेंदें काली हैं। कुल मिला के 6 गेंद ये वाली हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पर आप इसमें बोला गया किसी एक थैले को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, दोनों में से एक थैला सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले क्या बताया गया, और उनमें से एक गेंद निकाली जाएगी
और निकाली गई गेंद के सफेद होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखिए, दो थैले हैं, दोनों में से एक थैला सेलेक्ट करने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, वो होगी 1/2, यानी कि दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, तो एक आपका फेवरेबल नंबर हो जाएगा और टोटल कितने हो जाएंगे, 2। तो 1/2 ये जो है दोनों के यहाँ पर थैलों की चुनने की प्रायिकता हो जाएगी। अब जो बाल निकाले जा रहे हैं उसके सफेद होने की प्रायिकता कह रहा है। तो अगर मान लीजिए आपने ये पहला वाला बैग सिलेक्ट किया होता और इससे आप एक गेंद निकालते तो सफेद गेंद कितनी थी, 2। आपके पास अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर कितनी थी, 2। टोटल कितनी थी, 5, यानी कि 5 में से 2 गेंदें सफेद थी जहां पर आपके सफेद आने की प्रायिकता हो सकती थी, ठीक है। अब या के लिए प्लस लगेगा, पहले ही बताया था। अब या तो पहला बैग आप चुनेंगे तो ये आएगा, और अगर आपने सेकंड बैग चुना होगा तो अब इसमें बार सफेद गेंदें जो है 4 है, आपकी बार आपके पास अनुकूल परिस्थितियां कितनी है, 4, और टोटल कितनी है, 6। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी कि 1/2। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका अगर मैं लाशा ले लूं तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं लाशा ले लेता हूँ इसका, सीधे सीधे 30 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। कुल मिला के 1/2 गुणे यहाँ पर 20 और 12 मिलके हो जाएगा 32 और बट्टे में हो जाएगा 30। अब यहाँ पर अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसको 2 से करेंगे यहाँ पर तो 2 अट्ठे 16 और ये 15 बार चला जाएगा, यानी कि 8/15 जो पहला विकल्प दिया गया है 8/15 ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, यानी कि 43 नंबर पर। यहाँ पर कह रहा है कि प्रायिकता ऑफ ए बराबर 0.8 और प्रायिकता ऑफ बी बराबर ये दिया गया है, इसका मान दिया गया है और इसका आपसे पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए कि प्रायिकता ऑफ ए अपान बी आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है कि प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है और बट्टे में आएगा प्रायिकता ऑफ बी। लेकिन अब आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन का मान तो दिया नहीं गया है, तो इसके लिए पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, यानी कि प्रायिकता ऑफ बी अपान ए बराबर प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ए है तो बट्टे में कितना आ जाएगा, ए। यहां से इसको ज्ञात कर लीजिए, देखिए बी अपान ए का मान दिया गया 0.4, ये हो जाएगा। यहां से आप इसका मान निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, तो प्रायिकता ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0.8, ये हो जाएगा, यानी कि प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये इधर आपका जो है वो गुणे में आ जाएगा, यानी कि 0.4 इंटू 0.8 गुणा कर दीजिए तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि 0.32 जो है यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका मान आपको मिल गया, यही मान अब आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर आप रख देंगे 0.32 और प्रायिकता ऑफ बी का मान आपको दिया गया 0.5, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इससे कैंसिल करेंगे तो 0.64 ये आपका आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि प्रायिकता का गुणात्मक प्रमेय केवल स्वतंत्र घटनाओं के लिए ही लागू होता है, यह कथन है। तो याद रखिएगा कि प्रायिकता का जो गुणात्मक प्रमेय है ये केवल और केवल स्वतंत्र घटनाओं के लिए लागू होता है, ये सही नहीं है पूरी तरह से, यानी कि ये पूर्णतः जो है आपका असत्य हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये जो है पूरी तरह से सही नहीं होगा, ठीक है। अगला आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर प्रायिकता के हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। क्रमचय के किए, संचय के किए, अब फिर यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन दिए गए पूरे, तो यहाँ पर प्रैक्टिस आपके लगातार बनी रहेगी। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, फिर बाकी के क्वेश्चंस मैं आप सभी को प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, क्योंकि आपको पूरी पीडीएफ दी गई है तो मैंने तरीका बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आगे आपको प्रैक्टिस करनी है, बस आपको मैं इतना यहाँ पर करूंगा कि ऐप में इस पीडीएफ के साथ अब आपको एक सॉल्यूशन की भी इसकी पीडीएफ ऐड हो जाएगी, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। अगर आपको प्रैक्टिस के समय कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पर अब की बार ये क्वेश्चन दिया गया और कह रहा है कि शब्द के सभी आई, इसमें जो आई दिए गए हैं ये एक साथ ना आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर इसको हम लोग अरेंज करें तो इसको अरेंज करने की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं। पहले तो देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11। तो इसका 11 का फैक्टोरियल हो जाएगा। बट्टे में आ जाइए, एस कितने हैं, 4, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू यहाँ पर देखिए आई कितने हैं, 4, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और पी कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो
तो ये टोटल अरेंजमेंट है, यानी कि टोटल कितने तरीके से इसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते थे उसकी ये कंडीशन आएगी। अब यहाँ पर बोला गया है कि आई एक साथ ना आए, तो पहले आप ये चेक करिए कि अगर सारे आई एक साथ आ जाएं, मतलब आई 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 ये 4 बार जब आ जाएगा तो इसको हम लोग कितना गिनेंगे, अब की बार केवल आपको 1 मान के चलना है। अगर ये साथ आ रहे हैं तो पहले साथ वाली कंडीशन देखिए, तो अगर ये चारों एक साथ आ जाएंगे तो इसके अलावा कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वो हो गए और एक इसके हम लोगों ने मान लिया है यहाँ पर, तो अब कितना बनेगा, ये बनेगा फैक्टोरियल 8। और इस कंडीशन में ये तो आपका एक ही हो गया, इसके अलावा यस कितने हैं 4, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और पी कितने हैं 2, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है, जिसमें आई आपके जो है वो सभी आई क्या होंगे, वो साथ में होंगे। तो अगर सभी आई साथ में है तो ये कंडीशन आएगा, और टोटल अरेंजमेंट इतने हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सभी आई साथ आने की प्रायिकता। सभी आई साथ आने की प्रायिकता, तो इसके लिए क्या होगा, फेवरेबल नंबर आपका ये बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है फैक्टोरियल 8 बट्टे में हो जाएगा फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2, और बट्टे में कुल जो टोटल अरेंजमेंट था यानी कि फैक्टोरियल 11, और बट्टे में आ जाएगा फैक्टोरियल 4 और फिर फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये दिया गया फैक्टोरियल 8 और यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं बचा, कुल मिला के इसको आप 1 मान लीजिए, गुणे ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी, तो ये जो 4 है फैक्टोरियल का, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। बट्टे में आ जाइए फैक्टोरियल 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 10 गुणे 9 और गुणे में हो जाएगा फैक्टोरियल 8। अब यहाँ पर इस फैक्टोरियल से ये वाला फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के ये कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 4 और बट्टे में ध्यान दीजिए इसका गुणा कर दीजिए, तो 11 पचे 55 और 55 का गुणा 3 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 165। अब ये जो प्रायिकता हम लोगों ने ज्ञात की है वो सभी के सभी आई साथ आने की प्रायिकता है, और यहाँ पर क्या बोला गया था, आई एक साथ ना आए, तो कुल मिला के आई जो है एक साथ ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता। तो अब इसके लिए सीधे सीधे आपको पता है, अगर आपको आने की पता है तो ना आने के लिए 1 माइनस कर दीजिए, बस इसको, आपको पता है घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, तो इसका लासा आ जाएगा 165। इधर आप लासा लेंगे तो 165 से 4 घटा दीजिए, 161 आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर करना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टोटल अरेंजमेंट ज्ञात किया, फिर वो वाला अरेंजमेंट ज्ञात किया जिसमें आई साथ में आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने सभी आई साथ आने की प्रायिकता ज्ञात की। कुल मिला के ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि यहाँ पर आपका क्रमचय भी यूज हुआ है और सॉरी परमुटेशन यानी कि संचय भी यूज हुआ है, और इसके अलावा साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो है इसमें प्रायिकता भी यूज हुआ है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायिकता के लिए आपको क्रमचय और संचय तो वैसे भी आना चाहिए। अब आगे देखिए 46 नंबर में कह रहा है कि 3 पुरुषों और 2 महिलाओं में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और उनमें से ठीक एक पुरुष और एक महिला होने की प्रायिकता। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता। तो अब यहाँ पर जो है टोटल परिस्थितियां कितनी बन सकती हैं, तो टोटल हमेशा बट्टे में आता है। तो देखिए 3 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, यहाँ पर मिलाकर हो जाएंगे 5। कितने हो जाएंगे, 5, मतलब 5 में से आपको 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 3 पुरुष और 2 महिलाओं में से 2 व्यक्तियों को सिलेक्ट करना है, तो 5C2 ये टोटल कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर देखिए फेवरेबल के लिए क्या बताया गया कि उनमें से ठीक एक पुरुष और एक महिला होनी चाहिए, ठीक एक पुरुष और, तो एक पुरुष अगर चुनना है आपको 3 पुरुषों में से, तो 3C1 हो जाएगा, और के लिए आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा आपका 2 महिलाओं, यहाँ पर इसमें से भी एक चुनना है तो 2C1। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3C1 2C1 तो ये आपका लगभग 6 आएगा, और 5C2 को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 मिल जाएगा, ठीक है।
कुल मिला के आप 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 कर सकते हैं, तो 3/5 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ये याद रखिएगा। अगला देखिए 47 नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि किसी यादृच्छिक प्रयोग में शून्य प्रायिकता वाली घटना को क्या कहा जाता है। यादृच्छिक प्रयोग में जो शून्य प्रायिकता होती है, जो जीरो प्रोबेबिलिटी होती है, उस घटना को क्या बोलते हैं, तो उसे हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि असंभव घटना बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, असंभव घटना जो है यहाँ पर बोला जाता है। अगला कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं हैं जहां पर प्रायिकता ऑफ ए इज नॉट इक्वल जीरो, प्रायिकता ऑफ बी इज नॉट इक्वल जीरो, तो प्रायिकता ऑफ ए अपान बी प्लस प्रायिकता ऑफ ए डैश अपान बी का मान क्या होगा। देखिए इन दोनों में ये जो कंडीशन आपको दी गई है, इसके अंदर यानी कि जो बी होगा आपका, बी दोनों में बटे में है, तो बी के अंदर आपको पता है कि इसमें जो है आपका ए या फिर ए डैश, इसमें से कोई एक जरूर होगा, क्योंकि आपके बी दोनों में थे, तो इन दोनों में जो है आप सभी को पता है ए या फिर ए डैश जरूर होगा। और अगर इनमें से ये दोनों कोई होगा तो फिर इसकी वैल्यू जो आएगी वो सीधे सीधे कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको 1 पे टिक कर देता हूँ, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर ये यूज हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले में कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं और दोनों के इक्का होने की प्रायिकता, दोनों के क्या है, इक्का होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 52 पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते निकाले हैं बिना प्रतिस्थापन, मतलब जो पत्ता आप निकाल लेंगे उसको दोबारा वहां पर नहीं रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 52 में से सबसे पहले कितने पत्ते निकालेंगे, आप ध्यान दीजिए 2 पत्ते निकालने हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन के बिना, और दोनों के इक्का होने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए इक्का कितने होते हैं टोटल, ताश की गड्डी में 4 इक्के जो होते हैं ताश की गड्डी में वो 4 होते हैं, और टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 52। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, उन 4 में से 52 मतलब आपको उन 4 में से एक पत्ता निकालना है और 52 में से एक पत्ता निकालना है। तो पहली कंडीशन तो ये बनेगी, और फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अब आपने एक पत्ता निकाल लिया तो अब इक्के कितने बचे, उसमें 3, अब उस 3 में से एक निकालना है, और एक पत्ता निकाल लिया था तो टोटल अब कितने बचेंगे, 51। बस ये शॉर्ट में आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाहे तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए 13 चौको 52, तो कुल मिला के ये 13 बार चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये तो 13 बार हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं आप, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो कुल मिला के 1 बटे, और यहाँ पर जो है 13 गुणे 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 221। तो कुल मिला के पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, यानी कि 50 नंबर पर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 50 नंबर में यहाँ पर आपसे बता रहा है कि यदि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 4 सिक्के हैं जिनको एक साथ उछाला जा रहा है, तो यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर प्रतिदर्श बनेंगे, 4 सिक्के हैं, तो ध्यान दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 सिक्के थे, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। ये तो नंबर ऑफ टोटल हो गया यहाँ पर 16। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है तो सभी पर समान परिमाण। ठीक है, यहाँ पर सभी पर समान परिणाम का मतलब या तो सभी के सभी चित्त आ जाएं या फिर सभी के सभी पट आ जाएं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा, चारों पर या तो हेड आ जाए और या फिर चारों पर टेल आ जाए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 2/16 यानी कि 2 एकम 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो 8 से, तो 1/8 यहाँ पर जो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है कि 4 विभिन्न मोतियों से कुल कितनी विभिन्न मालाएं बनाई जा सकती हैं। अब माला वाला क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर जब भी माला बनाएंगे तो आप राउंड में बनाएंगे यानी कि वृत्त के शेप में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था कि मोतियों की माला में आप किधर से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिशा यहाँ पर निश्चित नहीं होगी। तो इसके लिए फिर आप n-1 का फैक्टोरियल और बट्टे में 2 यूज करेंगे। तो n का मतलब 4 है, तो 4 यूज करेंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे, 3 का फैक्टोरियल, बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर।
अगला कह रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अभी मैंने बताया था 3 अंकों की बनानी है, बॉक्स मेथड आप यूज कर लीजिए। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो कितने नंबर है आपके पास? टोटल 4। आपके पास 4 ऑप्शन है पहले में भरने के लिए, दूसरे में भी भरने के लिए आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, तीसरे में भी भरने के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे, यानी कि 4 की घात 3 सीधे सीधे आप निकाल लीजिए। और 4 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 64, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करना है। तो यहाँ पर 52 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बाकी जो मैंने पूरी सीट दी है शायद उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको आगे के क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस करनी है, मैंने लगभग करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को यहाँ पर जो ये 2500 एमसीक्यू वाला यहाँ पर पार्ट दिया गया, इसमें जो आपका 7 नंबर यूनिट है उसमें अब आपका सॉल्यूशन की भी पीडीएफ ऐड हो जाएगी, जिसमें आपके 1 से लेकर पूरे 150 तक जो है यहाँ पर सॉल्यूशन ऐड रहेगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर कोई समस्या आती है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस में तो आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसकी फीस जो है 299 हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी ये फीस जो है 10 जुलाई से दोबारा से जो है यहाँ पर ऑफर आने वाला है, और 10 जुलाई से आपकी फीस जो है वो 199 होने वाली है। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 199, लेकिन ये फीस आपकी 10 जुलाई के बाद से होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उसके पहले अगर आप लेते हैं तो 299, और 1 जुलाई, वहां 10 जुलाई के बाद से जो है आप 199 में इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं सभी लोग। धन्यवाद।